कंपनी ने एक डेट कमिट की, इस डेट को हम सैलरी रिलीज करते हैं, उस डेट पर अगर सैलरी रिलीज नहीं होती है तो क्या एम्प्लॉय कोई एक्शन ले सकता है कंपनी के खिलाफ? और जैसे पीएफ होता है प्रोविडेंट फंड को लेकर के, कंपनी अगर जमा नहीं कर रही है उसके अकाउंट में, तो क्या एम्प्लॉय कोई लीगल एक्शन ले सकता है कंपनी के खिलाफ? लड़कों के साथ आप देखो आजकल के बहुत सारे केसेस ऐसे आ रहे हैं, जब ड्रम्स की बात होती है उनको मार दिया जाता है, प्रेमी के साथ मिलकर हत्या बहुत कॉमन लाइन है जब मीडिया की सुर्खियों में चलती है। ऐसे केसेस में आपको नहीं लगता लड़कों के लिए कानून कुछ कमजोर है? डेफिनेटली यहाँ पे एक हमारे लॉज में लूप होल है कि मेन के लिए कोई राइट नहीं है। कोर्ट ने की एक जजमेंट आई जिसमें एलिमनी के ऊपर कोर्ट ने कहा कि लड़का चाहे भीख मांगे या चोरी करे या डाका डाले, कहीं से भी पैसे लेके आए, लेकिन वो वाइफ को पैसे देगा। लड़के के पास तो कोई राइट ही नहीं है डिवोर्स के अलावा। बाकी लड़की डाल सकती है डोमेस्टिक वायलेंस 498A, उसके बाद मेंटेनेंस अलग से डाल सकती है। लड़की 3-4 केस आराम से बना सकती है, बट लड़के के पास कोई राइट नहीं है। काफ़ी वेब सीरीज़ में ये दिखाया कि विटनेस से आप डायरेक्ट बातचीत कर रहे हो, उनसे मिल रहे हो। देखिए रियलिटी में कोई विटनेस आपसे मिलेगा ही नहीं। मेरे हिसाब से 80 से ज़्यादा % आजकल में जो रेप केसेस फाइल हो रहे हैं वो सारे फेक हैं। कोर्ट भी मानता है, आप लोग मानते हो कि फेक केसेस ऐसे आ रहे हैं? 100%। मैं खुलेआम बोल सकती हूँ इस शो पे कि ऐसे केसेस हैं, और चाहे वो सेक्सुअल हैरेसमेंट हो, चाहे वो रेप केसेस हो, डोमेस्टिक वायलेंस केसेस हो, दहेज के केसेस हो, जेन्युइन केसेस हैं लेकिन बहुत कम है, फेक केसेस ज़्यादा हैं। हर कोर्ट में एक बिल्डिंग होती है जिस पे लिखा होगा लीगल एड। वहाँ पे जाके अगर आप फॉर्म भर देंगे कि मुझे फ्री में एडवोकेट चाहिए, तो वो आपको फ्री में एडवोकेट देंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लॉयर्स होते हैं जो पैनल पे हैं लीगल एड के, और कोर्ट उनको पैसे देते हैं। अगर बहुत टाइम से पार्टीज जो है वो लिव इन में रह रही हैं और बच्चा हो जाए, तो वो बच्चा जो है वो जायज़ बच्चा कहलाएगा। तब आप डाइवोर्स के केसेस जैसे लड़ती हो तो लोगों को पता है, लड़कियों के लिए आमतौर पर ये शादी वादी में दिक्कत नहीं आती है। कोई लड़का सोचेगा यार ये तो डाइवोर्स के केसेस लड़ती है, इसको तो सब पता होगा और ये फर्जी में कहीं फंसा दिया, कल को कुछ हो गया, इसको सारे राइट्स पता है। ऐसा माइंडसेट है तो बहुत गलत है ये माइंडसेट। नमस्कार, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं उज्जवल मिश्रा। भारत एक्सप्रेस के इस पॉडकास्ट में इस बार की हमारी स्पेशल गेस्ट हैं एडवोकेट कनिका भारद्वाज। परिचय दूं, भूमिका बनाऊं, उससे पहले आपको बता देता हूं कि कानून की किताबें महज किताबें नहीं होती हैं, ये समाज का एक आईना होती हैं। और आपने कोर्ट रूम में अक्सर देखा होगा, फिल्मों में देखा होगा, वेब सीरीज़ में देखा होगा किस तरीके से वकील बहस करते हैं, जज ऐतिहासिक फैसला सुनाते हैं, लोग होते हैं। लेकिन असल दुनिया जो कोर्ट की, जो वकील की, केस लड़ने की, फैसले सुनाने की, वो बेहद अलग होती है। मतलब आप जो कल्पना कर रहे होते हो, जो देख रहे होते हो, और वास्तविकता उससे बहुत अलग होती है। तो वो जो सिस्टम का हिस्सा है, वो जो कोर्ट में खड़े होकर के बहस करती हैं, वो जो बच्चे जब एडमिशन लेने जाते हैं तो उनका एक सपना होता है कि देश की सबसे बड़ी इमारत जो न्याय की है उसमें खड़े होकर के कभी बहस करेंगे, वो बच्चे वो सपना देखते हैं, उस सपने को जी रही हैं, उस सिस्टम का हिस्सा है। हमारे साथ कनिका भारद्वाज जी हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत एक्सप्रेस पर। जब वकील बनते हैं तो वकीलों के लिए एक धारणा है कि कोर्ट ड्रेस में होंगे, कला गौरा होता है, अपने गाड़ी बाइक पर एक सिंबल लगा लेते हैं और लगता है कि अब एकदम बड़ी जंग हासिल कर ली है। लेकिन रियलिटी भी वकीलों की कुछ अलग है, और मैं हमेशा जब इस पे बात करता हूं तो इंडिया में क्या रियलिटी है, आप उसे कैसे देखते हो? देखिए, इंडिया में अगर हम बात करें वकीलों को हमेशा मैं 2 कैटेगरीज में डिवाइड करती हूँ। एक मैं बोलती हूँ जो फर्स्ट जनरेशन लॉयर्स होते हैं, या फिर वो जो दूसरे स्टेट से आके किसी दूसरे स्टेट में प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, एक कैटेगरी वो। और एक कैटेगरी वो जिनके पास ऑलरेडी जो फर्स्ट जनरेशन नहीं होते, जिनके फादर फोर फादर्स ऑलरेडी वकालत में होते हैं। जितने भी हम सीनियर्स आज के डेट में देखते हैं, मैक्सिमम 99% जो सीनियर्स हैं वो फर्स्ट जनरेशन नहीं है। उनके पास ऑलरेडी बैकग्राउंड था, ऑलरेडी रिसोर्सेज थे, ऑलरेडी नॉलेज थी। बट दूसरी जो कैटेगरी है उनके लिए स्ट्रगल बहुत ज़्यादा है। जो फर्स्ट जनरेशन लॉयर्स हैं, या फिर वो लॉयर्स जो दूसरे स्टेट से आके दिल्ली में प्रैक्टिस कर रहे हैं, या दूसरे स्टेट से आके किसी और स्टेट में प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनके लिए स्ट्रगल बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उन्हें हमेशा स्क्रैच से स्टार्ट करना पड़ता है। तो इस तरह से मैं देखती हूँ। बट इन एनी वे
मुझे लगता है एक ऐसा प्रोफेशन है जो हमेशा आपको कुछ ना कुछ सिखाता रहेगा। आप हर दिन एक नई चीज़ सीखोगे। अभी जैसे कि हमारे क्रिमिनल लॉ सारे अमेंड हो गए, तो जो पहले के जो लॉयर्स थे, जो एकदम प्रो थे क्रिमिनल लॉज में, आईपीसी में, सीआरपीसी में, अब वो सारा ज़ीरो हो गया। अब आ गए नए जनरेशन के लॉयर जिनको बीएनएस पढ़ना पड़ेगा, बीएनएसएस पढ़ना पड़ेगा। तो ये ऐसा प्रोफेशन है कि हर दिन आपको एक नई चीज़, कभी कोई नई गाइडलाइंस आ जाए, कोई नया लॉ आ जाए। बहुत ही स्ट्रगलिंग प्रोफेशन है और एक पैशन है। अगर आप में जज्बा है तभी आप ये तो प्रोफेशन चूज आपको करिए। किस कैटेगरी में कंसीडर करूँ मैं? अब मुझे करिए, मैं फर्स्ट जनरेशन लॉयर हूँ, उस कैटेगरी में आप मुझे कंसिडर करिए। तो हमने स्टार्टिंग से स्क्रैच से सारी चीज़ें की, और मुझे लगता है इस तरह के जो लॉयर्स होते हैं वो ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड होते हैं क्योंकि हमने ग्राउंड लेवल से चीज़ें देखी होती हैं। आप देखेंगे कई ऐसे लॉयर्स हैं जो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जाके प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनको ट्रायल करना नहीं आता। कुछ ऐसे लॉयर्स हैं जिनको क्रॉस एग्जामिनेशन आज तक करना नहीं आता, जो कि केस का सबसे अहम पार्ट होता है, क्रॉस एग्जामिनेशन, कि आप किस तरह से सामने विटनेस को क्रॉस करते हैं, उसके मुंह से आप सच्चाई निकलवाते हैं। तो ये सबसे बड़ा आर्ट होता है क्रॉस एग्जामिनेशन का। और मुझे लगता है जो ऑलरेडी जो वकील हैं जो सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट प्रैक्टिस कर रहे हैं या डायरेक्ट हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो सिर्फ आर्ग्यूमेंट्स के लिए वेल एंड गुड, बट उनको अभी तक ट्रायल नहीं आता। तो ये सारी चीज़ें हैं इस प्रोफेशन में। मुझे लगता है कि हम लोग जो फर्स्ट जनरेशन है, हम लोग ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं, हमने ग्राउंड लेवल से चीज़ें देखी हैं, और डेफिनेटली अगर हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो बहुत बेटर आर्ग्यूमेंट कर पाएंगे। जैसे कनिका, मूवी या वेब सीरीज़ में हम देखते हैं कोर्ट रूम ड्रामा जो होता है, कई सारी जॉली एलएलबी हो गई, ओ माय गॉड में हमने तमाम जगह देखा जिसकी क्लिप्स वायरल होती हैं। जो दिखाया जाता है उससे अलग होता है या बिल्कुल वैसे ही होता है? जी देखिए, 100% अलग होता है। जो हम वेब सीरीज़ में देखते हैं, जो हमें दिखाया जाता है एंटरटेनमेंट के पर्पस से, अगर आप रियल लाइफ में आ जाएंगे तो इतना एंटरटेनमेंट नहीं होती है। सारी चीज़ें बहुत ही सीरियस मैटर होती हैं। जिस तरह से हमें वेब सीरीज़ में, क्योंकि कुछ वेब सीरीज़ तो मैं भी देख ही रही हूँ, क्रिमिनल जस्टिस आई है अभी, मैं उसको फॉलो करती हूँ। तो उसमें बड़ी इजीली दिखा दिया जाता है कि वकील जो है वो पहुंच गए हैं एविडेंस जहाँ पे कलेक्ट कर रहे हैं, उस जो सील्ड एरिया है वहाँ पहुंच गए हैं, वहाँ से एविडेंस कलेक्ट कर रहे हैं। ये सब चीज़ें विदाउट कोर्ट की परमिशन नहीं होती हैं। जो एरिया सील किया होता है, आप उस एरिया में नहीं जा सकते विदाउट कोर्ट परमिशन। सेकेंडली, उस काफ़ी वेब सीरीज़ में ये दिखाया कि विटनेस से आप डायरेक्ट बातचीत कर रहे हो, उनसे मिल रहे हो। देखिए, रियलिटी में कोई विटनेस आपसे मिलेगा ही नहीं। वेब सीरीज में तो इतनी इजीली दिखा देते हैं कि विटनेस से आप मिल भी लिए। अच्छा, कोई ऐसी आपने अभी तक मूवी या वेब सीरीज देखी है जिसमें आपको लगा हो नहीं इसमें तो बिल्कुल सही दिखाया है, ऐसा ही होता है? नहीं, कोई भी मैंने आज तक ऐसी वेब सीरीज नहीं देखी। स्टोरी लाइन पूरा इल्यूजन है 100%। जो स्टोरीज़ हैं वो सच होती हैं काफ़ी हद तक। जो स्टोरीज़ दिखाई होती हैं वो ऑब्वियसली एक प्रेसिडेंट पे स्टोरीज़ बनाई गई हैं, तो स्टोरी सच होती हैं। लेकिन जो कोर्ट रूम ड्रामा होता है, जिस तरह से दिखाया जाता है, उसमें बहुत ज़्यादा मिर्च मसाला लगा के दिखाया जाता है उस चीज़ को। तो कोई भी आज तक ऐसी वेब सीरीज़ मुझे नहीं लगता कि कोई बनी है जो एग्जैक्टली वो दिखाए। एंड डेफिनेटली देखिए, वो दिखा भी नहीं सकते क्योंकि रियलिटी में जो मैटर होते हैं बहुत सीरियस केसेस होते हैं। दिस इज़ नॉट एंटरटेनमेंट। जब किसी इंसान का मीडिया ट्रायल चलता है, उसके साथ क्या क्या चीज़ें ऑन द स्पॉट हो रही होती हैं, क्या परमिशंस लेनी पड़ती है, नहीं लेनी पड़ती, ये सारी चीज़ें आप वेब सीरीज़ में नहीं दिखा सकते। तो बिल्कुल अलग अलग है ये। एक आपने वर्ड यूज़ किया, मीडिया ट्रायल। डज मीडिया ट्रायल अफेक्ट कोर्ट? 100% प्रोसीडिंग्स में, उसके डिसीजंस में? देखिए, मीडिया ट्रायल जो है वो कहीं ना कहीं कोर्ट की जजमेंट को तो अफेक्ट नहीं करता, क्योंकि जब कोर्ट की जजमेंट आती है तो वो सिर्फ एविडेंस के बेसिस पे आती है, कितना एविडेंस है। लेकिन या कोई एविडेंस केस में है या कोई एविडेंस नहीं है, या विटनेस ने क्या गवाही दी है, कोई चश्मदीद गवाह है या नहीं है, सिर्फ एविडेंस के बेस पे ही प्रेसिडेंट हमेशा आता है। लेकिन मीडिया ट्रायल एक बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि मुझे लगता है मीडिया ट्रायल एक प्रेशर डाल देता है जजेस पे और सोसाइटी पे। क्योंकि देखिए, लॉ क्या है, अल्टीमेटली लॉ वो है जो सोसाइटी फॉलो करे, बेटर फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी। अगर सोसाइटी ने एक ऐसे इंसान को गिल्टी घोषित कर दिया है जिसने कुछ किया ना हो, तो जज पे उस टाइम पे बहुत प्रेशर आ जाता है, और मीडिया ट्रायल की वजह से वो राइट्स उस इंसान से छिन जाते हैं जो उसे मिलने चाहिए।
जैसे कि मैं रेप केसेस की बात करती हूँ, बहुत सारे ऐसे रेप केसेस हैं जो फेक होते हैं। हमें पता है कि कितने मेरे हिसाब से 80 से ज़्यादा % आजकल में जो रेप केसेस फाइल हो रहे हैं वो सारे फेक हैं। ऐसे केस में अगर कोई हाई प्रोफाइल केस आ जाए, अब उस लड़के ने चाहे कुछ किया हो या ना किया हो, अगर मीडिया ने उसको घोषित कर दिया पब्लिकली कि भाई तू तो क्रिमिनल है, तुमने तो रेप किया है, तो उसके जो जो राइट्स, उससे बेल का राइट छिन जाएगा। अगर उसे बेल मिलनी भी वाली होगी तो नहीं मिलेगी, क्योंकि अब ये एक नेशनल इशू बन गया है। तो मीडिया ट्रायल क्या करता है, पब्लिकली एक जजमेंट बना देता है। तो वो जो जजमेंट लोगों के दिमाग में घुस जाती है, लोग कैंडल मार्च लेके निकल जाते हैं उन सब चीज़ों में। लोग प्रेशर देते हैं कोर्ट पे कि आप उसकी बेल नहीं होनी चाहिए। और प्रेशर के अंदर जब जज देखता है कि भाई कितना प्रेशर है सोसाइटी में, इतना ज़्यादा एग्रेशन है एक पर्टिकुलर चीज़ को लेके, तो वो बेल डिनाई हो जाती है। तो ऐसे केसेस में, ऐसे भी केसेस हैं। लेकिन कनिका कहते हैं कि गवाह सबूतों के आधार पर सारी सुनवाई होती है, तो फिर प्रेशर मतलब आप कह रही हो कोर्ट प्रेशर में आ जाता है? देखिए 100% आता है, क्योंकि जितने भी जब भी कोई हाई प्रोफाइल केस आता है जो मीडिया में, या हर बच्चे के ज़बान पे वो केस है, या हर बड़े बूढ़े के ज़बान पे वो केस है, तो जब जज, ऑब्वियस सी बात है, जब जज डिसीजन लेता है तो वो इतनी जल्दी रेप केसेस में फिर बेल नहीं देता, क्योंकि अब ये जो केस है वो प्रेसिडेंट बनने वाला है। ये एक ऐसा केस है जिसको सब जानते हैं, एक केस एक प्रेसिडेंट, एक बेसिस बनने वाला है। तो बिना किसी भी ऐसी चीज़ के बेल नहीं ग्रांट हो सकती अगर एक जजमेंट बन जाती है लोगों के दिमाग में। तो ये जो मीडिया ट्रायल है बहुत सारे चीज़ों में अच्छा है, बट बहुत सारे इसके लूप होल्स, नेगेटिव पार्ट भी हैं जो कहीं ना कहीं कोर्ट को अफेक्ट करते ही हैं। मीडिया की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, और क्या मीडिया के भी कुछ लीगल एक्शन हो सकता है या लीगल राइट्स, जो दोनों साइड की बात कर रहा हूँ? देखिए, मीडिया इज़ ऑलवेज फ्री, उनके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच है, उनका मीडिया का फंडामेंटल राइट है, वो कुछ भी बोल सकते हैं। बट जहाँ तक मुझे लगता है, मीडिया शुड ऑलवेज टॉक ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस। जितना एविडेंस है आप उतना दिखाइए, आप स्टोरीज मत बनाइए, क्योंकि कोर्ट में स्टोरीज नहीं चलती। बट आपने तो चैनल पे स्टोरीज दिखा दी हैं। आपने तो एक इंसान के जो, क्योंकि दुनिया देखती है न्यूज़ चैनल्स, दुनिया भरोसा करती है न्यूज़ चैनल्स पे। आप अगर एक लाइन बोलेंगे तो पूरी जनता मान जाएगी कि वो सच है, और ये परसेप्शन है, ये सच बात है, क्योंकि यही जर्नलिज्म है, यही चैनल्स है कि आप अगर एक लाइन भी टीवी पे दिखाओगे तो पूरी दुनिया मान जाएगी कि वो लाइन सच है। तो वो ये नहीं सोचेगी, उनको नहीं पता कोर्ट में क्या चल रहा है, उनको ये नहीं पता कि कोर्ट में एविडेंस है या नहीं है, क्योंकि कोर्ट की प्रोसीडिंग्स तो बिल्कुल ही कॉन्फिडेंशियल है और मीडिया ट्रायल इज़ ओपन। तो एक जब जजमेंट किसी के दिमाग में बन गई, किसी एक जनता को नहीं पता कि कोर्ट में क्या चल रहा है, कोर्ट में कितने एविडेंसेस हैं, कितने एविडेंस नहीं है, वो तो यही मान के बैठे हैं कि एक निर्दोष जो बंदा है वो क्रिमिनल है। अब वो इसी बेसिस पे अपने जो है वो आगे के परसेप्शन बनाएंगे कि लॉ एंड ऑर्डर ने किया क्या। लॉ, अगर बाई चांस वो बरी हो गया तो दुनिया सोचेगी कि रेपिस्ट था, छोड़ दिया कोर्ट ने किया क्या। तो अल्टीमेटली लॉ एंड ऑर्डर इन द क्वेश्चन। तो यहाँ पे मीडिया पे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि मीडिया टीआरपी के लिए स्टोरीज ना बनाए, वो इतनी चीज़ दिखाए जितना उनके पास एविडेंस है, जितना कोर्ट में हुआ है सिर्फ उतना, ना तो परसेप्शन। क्योंकि मीडिया पे डिबेट्स भी होते हैं, जब डिबेट्स होते हैं तो नए नए लोगों के ओपिनियन भी सामने आते हैं, नई नई स्टोरीज़ बनती है, एक की 10 बात बनती है। वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर को या कोर्ट को अफेक्ट करती हैं। तो सिर्फ इतना दिखाइए जितना कि आपके पास एविडेंस आपकी है। मेमोरी में कोई ऐसा केस हो जिसने मीडिया ट्रायल की वजह से डिसीजन में इफेक्ट किया हो, जजमेंट में इफेक्ट किया हो? देखिए, ऐसे तो आई थिंक बहुत सारे केसेस हैं, कुछ पॉजिटिव भी हैं, जैसे निर्भया गैंग रेप का केस हुआ, बहुत ही पॉजिटिव था, मीडिया ने उसको दिखाया, सारी चीज़ें हुई, और उसकी वजह से, क्योंकि एक नेशनल इशू मीडिया ने बनाया, तो बहुत अच्छी गाइडलाइंस कोर्ट ने दी। तो पॉजिटिव भी है, लेकिन नेगेटिव भी काफ़ी सारे ऐसे केसेस आ जाते हैं। देखिए, अब बहुत एक हाई प्रोफाइल केस का नाम तो मैं नहीं लूँगी, बट बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जहाँ पे मीडिया ट्रायल चले हैं, और चाहे वो मैट्रिमोनियल केसेस हों, चाहे वो डिवोर्स केसेस हों, डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस हों, या रेप केसेस हों, गैंग रेप केसेस हों, या बीच में आजकल मी टू मूवमेंट बहुत चला था, हमने देखा। लेकिन मी टू मूवमेंट में वो चलाया तो एक पॉजिटिव चीज़ के लिए था मीडिया ने, बट उसके बाद हुआ क्या, 90% केसेस तो फेक ही निकले उसमें। जिस एक्ट्रेस ने
ये इल्ज़ाम लगाया था वो तो इल्ज़ाम झूठा ही निकला, और उनको देख के बाकी और 50 लड़कियां सामने आई कि भाई हमारे साथ भी सेक्सुअल हैरेसमेंट हुआ है वर्क प्लेस में। तो मी टू मूवमेंट था पॉजिटिविटी के लिए, लेकिन अल्टीमेटली हुआ क्या, 90% से ऊपर केसेस जो थे वो फेक निकले। डायरेक्टर्स पे आपने एलिगेशंस लगाए, हालांकि होता होगा, बट जो जेन्युइन केसेस हैं वो आज भी दबे हुए हैं। जो जेन्युइन केसेस हैं वो लड़कियां आके बोलती नहीं है कि हमारे साथ ऐसा कुछ हुआ है, लेकिन जो फेक केसेस हैं वो अब हाइक पर हैं। तो मीडिया की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं मानती हूँ कि अगर कोई मतलब ये मूवमेंट चलाया जाए। कोर्ट भी मानता है, आप लोग मानते हो कि फेक केसेस ऐसे आ रहे हैं? 100%। मैं खुलेआम बोल सकती हूँ इस शो पे कि ऐसे केसेस हैं, और चाहे वो सेक्सुअल हैरेसमेंट हो, चाहे वो रेप केसेस हो, डोमेस्टिक वायलेंस केसेस हो, दहेज के केसेस हो, जेन्युइन केसेस हैं लेकिन बहुत कम है, फेक केसेस ज़्यादा हैं। तो आपको नहीं लगता अब कानून में फिर बदलावों की ज़रूरत है फिर? क्योंकि आप देखो, मैं तमाम दिनों से देख रहा हूँ, हमने मतलब विमेन एम्पावरमेंट की बात की, हमने तमाम ऐसे बात की, और एक वक्त की ज़रूरत थी भी। आज हम उस मुहाने पर खड़े हैं जहाँ वुमेन एम्पावरमेंट की ज़रूरत है, लेकिन बहुत हद तक हम उसको कवर कर चुके हैं। अब लड़कों के साथ आप देखो, आजकल के बहुत सारे केसेस ऐसे आ रहे हैं जब ड्रम्स की बात होती है, उनको मार दिया जाता है। प्रेमी के साथ मिलकर हत्या बहुत कॉमन लाइन है जब मीडिया की सुर्खियों में चलती है। ऐसे केसेस में आपको नहीं लगता लड़कों के लिए कानून कुछ कमज़ोर हैं मेल्स के लिए? जी बिल्कुल, देखिए पिछले काफ़ी समय में हमने काफ़ी सारे सुसाइड केसेस देखे। हमने सुभाष का सुसाइड केस देखा, फिर हमने मुस्कान का मर्डर केस देखा जिसमें उन्होंने अपने पति को ड्रम में बंद कर दिया। Recent शिमला रीसेंट केस। है। उसके बाद शिमला केस आपने देखा। इस तरह के काफ़ी, ये तो वो केसेस हैं जो सामने आ गए, हाईलाइट हो गए, बट ऐसे कितने केसेस होंगे जो हमें पता भी नहीं है। तो डेफिनेटली यहाँ पे एक हमारे लॉज में लूप होल है कि मेन के लिए कोई राइट नहीं है। पहले के टाइम में ये सिचुएशन इतनी ज़रूरत नहीं पड़ रही थी मेन के राइट्स के लिए, बट आज के टाइम पे मुझे लगता है कि ज़रूरत है, क्योंकि ऐसे केसेस हमें देखने को मिलते हैं। कोर्ट में जिस तरह से एक लड़के की हैरेसमेंट होती है, चाहे वो मेंटेनेंस आप लगा लो कि मेंटेनेंस किस तरह से पे करना है, कितना एलिमनी देना है। कोर्ट ने की एक जजमेंट आई जिसमें एलिमनी के ऊपर कोर्ट ने कहा कि लड़का चाहे भीख मांगे या चोरी करे या डाका डाले, कहीं से भी पैसे लेके आए, लेकिन वो वाइफ को पैसे देगा, चाहे उसके पास पैसे हैं या उसके पास पैसे नहीं हैं। तो इस तरह की जब जजमेंट्स आती हैं तो डेफिनेटली यही जजमेंट्स लोअर कोर्ट में भी फॉलो होती हैं, और एक नॉर्मल आम आदमी जिसकी शायद कोई गलती ना हो, या सिर्फ इस वजह से कि दोनों की बन नहीं रही हो, हस्बैंड वाइफ की, इस वजह से अगर कोई अनबन हो गई हो, लेकिन मेंटेनेंस का लॉ इतना ज़्यादा हार्श है कि उसको कहीं से भी पैसे लाके वाइफ को देने ही हैं। तो जब इस तरह का फाइनेंशियल बर्डन आता है किसी लड़के के ऊपर, तो जाहिर सी बात है कि मेंटली लड़का डिस्टर्ब होता है, और लड़का होता है उसके ऊपर सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अपने पेरेंट्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। लड़की के ऊपर पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो नहीं है, उसको सिर्फ अपना खर्चा निकालना है किसी भी तरह से। तो डेफिनेटली ये सारे जो सोसाइटल प्रेशर्स, फिर फाइनेंशियल प्रेशर्स, फिर कोर्ट में धक्के खाना, फिर कोर्ट लड़के की सुनता नहीं है। लड़के के पास तो कोई राइट ही नहीं है डिवोर्स के अलावा, बाकी लड़की डाल सकती है डोमेस्टिक वायलेंस 498A, उसके बाद मेंटेनेंस अलग से डाल सकती है, लड़की 3-4 केस आराम से बना सकती है, बट लड़के के पास कोई राइट नहीं है। तो जब इन सारी चीज़ों की हैरेसमेंट होती है तो डेफिनेटली इतना ज़्यादा प्रेशर आता है कि जो अच्छा, अगर कोई लड़का परेशान हो तो वो सिर्फ डाइवोर्स केस डाल सकता है, उसके अलावा कोई उसके पास ऑप्शन नहीं है? जी, लड़के के पास आज के टाइम पे अगर मैट्रिमोनियल इशू है तो लड़के के पास कोई राइट नहीं है। लड़का कोई भी केस लड़की के ऊपर नहीं डाल सकता आज के टाइम पे, एक्सेप्ट डिवोर्स। हालांकि लड़की 4-5 केस बना सकती है, और मैक्सिमम केसेस में ये हो रहा है कि वो 4-5 केस झूठे भी होते हैं। वो सिचुएशन एग्जैक्टली वो नहीं लिखते जो होती है, एग्जैजरेट करते हैं। अगर सिर्फ गाली दी होगी तो बोलेगी कि मुझे मारा पीटा है, अगर मारा पीटा होगा तो बोलेगी मुझे जान से मार दिया, या इतना एग्जैजरेट कर देंगे उस चीज़ को कि अगर सेटलमेंट के चांसेस भी होंगे तो उसके बाद लड़का देखता है कि इतना सब कुछ कैसे लिख दिया, तो सेटलमेंट भी नहीं होती है ऐसे केसेस में। तो बहुत ज़्यादा हैरेसमेंट है लड़कों को आज के टाइम पे। डेफिनेटली ये लूप होल है लॉ का,
हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अभी बहुत सारी जजमेंट्स पास की हैं, बार बार सुप्रीम कोर्ट ने प्रेसिडेंट दिए हैं कि 498 का जो दहेज का केस होता है वो बहुत मिसयूज़ हो रहा है। अभी रिसेंटली एक जजमेंट आई है, दोबारा से सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा है कि इस चीज़ की कोई गाइडलाइंस निकाली जानी चाहिए, इस चीज़ को बहुत ही सीरियसली लेना चाहिए, क्योंकि बहुत तो ये कौन 498 निकालेगा? का कोर्ट ही तो निकालेगा। नहीं, गाइडलाइंस कोर्ट निकाल सकता है, बट लॉ जो अमेंड होता है वो पार्लियामेंट करेगी। तो जितना सुप्रीम कोर्ट के हाथ में है, वो बार बार अपने प्रेसिडेंट में बोलता है, सुप्रीम कोर्ट मानता है कि आजकल 498 जो दहेज का केस है उसका बहुत ज़्यादा मिसयूज़ है। तो उन्होंने बार बार ये चीज़ अपनी प्रेसिडेंस में बोली है और करेक्ट करने की कहीं ना कहीं कोशिश की है, बट जब तक लॉज अमेंड नहीं होते तब तक यही सिचुएशन है। एक कनिका, मैंने सीरियस इशू देखा है सोसाइटी में, जैसे 1-2 साल की शादी हुई और उसमें फिर डाइवोर्स का केस हुआ, एलिमनी हुई, बहुत एक 30-30 साल बाद भी, 40-40 साल बाद भी शादियां टूटी हैं, लेकिन 1-1 2-2 साल में भी, और उसका रीज़न ये आया कि घर वालों के प्रेशर में शादी तो हो गई लेकिन वो कंटिन्यू नहीं हो पा रही है, और नहीं हो पा रही है तो वहाँ कॉन्फ्लिक्शंस क्रिएट हो रहे हैं, और उसके बाद फिर ये सारा जो कोर्ट रूम तक ड्रामा पहुँचता है वो वहाँ तक पहुँच जाता है चीज़ें। इसमें गलती, मतलब एलिमनी का केस मैं ये जानना चाह रहा हूँ, उसमें क्या लड़के के पास ऑप्शन है बचने का? देखिए, चाहे शादी को 15 दिन हुए हों, 1 साल हुआ हो या 30 साल हुए हों, लॉ रिमेन्स द सेम। जो लॉ है वो सेम है। लड़की को आपको मेंटेनेंस देना पड़ेगा, प्रोवाइडेड कि अगर लड़की या तो लड़के से ज़्यादा कमा रही हो, उस केस में लड़का बच सकता है, या फिर इक्वल कमा रही हो, जितना लड़का कमा रहा है उतना ही लड़की कमा रही है, उस केस में भी बच सकती है, या फिर इतना कमा रही है कि अपनी लाइवलीहुड वो निकाल पा रही है, अपना रोटी कपड़ा मकान वो देख पा रही है, मतलब मैनेज कर रही है, तो उस केस में वो बच सकता है लड़का। अदरवाइज किसी भी केस में लड़के को मेंटेनेंस देना ही है। और मैं एक और चीज़ बता दूं कि ये एक्सेप्शंस जो मैंने आपको बताए, इनका एविडेंस होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लड़की खुद कोर्ट में आके कभी एडमिट नहीं करेगी कि मैं इतना कमा रही हूँ। अगर वो कमा रही है 50 तो वो दिखाएगी 10। तो लड़के को एविडेंस रखना बहुत ज़रूरी है। ये मैं बार बार अवेयरनेस के लिए मैं ये चीज़ बोलती हूँ कि जितने भी हस्बैंड हैं वो इस चीज़ का प्रूफ रखें कि अगर वाइफ है वो कितनी क्वालिफाइड है, कितना वो कमा रही हैं और कहाँ कहाँ से उनकी इनकम आ रही है, और वाइस वर्सा। लड़कियों को भी मैं ये बोलती हूँ कि आप अपने पास रिकॉर्ड रखिए कि हस्बैंड कितना कमा रहा है और क्या क्या उसके इनकम है, सोर्सेज कहाँ कहाँ से उसकी इनकम हो रही है, सो दैट कल को अगर आप कोर्ट में जाते हो तो आप एक सही फाइनेंशियल पोजीशन दोनों की कोर्ट के सामने रख पाओ, आप ताकि साबित कर पाओ। क्योंकि अगर आप साबित नहीं कर पाते तो फिर वो सब ज़ीरो है। क्योंकि लड़का, हमने ऐसे केसेस देखे हैं कि लड़का कभी कभार साबित ही नहीं कर पाता कि वो लड़की कमा रही है। जब कोर्ट के सामने कोई रिकॉर्ड ही नहीं होगा, कोई एविडेंस ही नहीं होगा कि वो लड़की कमा रही है, तो कोर्ट उसको मानेगा नहीं, क्योंकि कोर्ट में ओरल बातें नहीं चलती, सिर्फ एविडेंस चलता है। केस स्टडी अभी आपने रिसेंट में देखा होगा, तेज प्रताप यादव का जो केस हुआ, उसमें तेज प्रताप यादव को घर से निकाला गया। कई लोगों ने, जो एक्सपर्ट्स थे, वो ये कह रहे थे कि ये लालू यादव का बहुत मास्टर स्ट्रोक है, उन्होंने घर से बाहर किया क्योंकि तेज प्रताप यादव के नाम पर कोई घर नहीं है। इसलिए अब अगर एलिमनी का केस बनता है और जजमेंट आता है, डिसीजन उस पर जो भी आता है, तो वो घर नहीं दे पाएंगे। पैसा, जो कि वो फैमिली से जुड़े हुए थे, ऐसी कोई इनकम नहीं है उनके पास, तो वो पैसा भी बचेगा। कई सारी चीज़ें, क्या ये भी हो सकता है, ये ऑप्शन में है? जी हो सकता है। देखिए मेंटेनेंस, जहाँ तक मुझे लगता है, देखिए 95% तो मेंटेनेंस आपको देना ही है लड़के को। तो हम ये मान के चलते हैं कि 90, मतलब मैक्सिमम केसेस में तो मेंटेनेंस देना पड़ता ही है। कुछ एक्सेप्शंस हैं, वो मैंने आपको बताए, उन एक्सेप्शंस में बच सकते हो। लेकिन अब आपने ये पर्टिकुलर अगर केस उठाया है, तो अब यहाँ देखिए, यहाँ दोनों को अपनी फाइनेंशियल पोजीशन सामने रखनी है जज के। वाइफ को भी रखनी है कि भाई मेरे पास ये है और मेरे पास इतनी कैपेसिटी है मेरी। वाइफ बोलेगी इतनी कैपेसिटी है, मेरे को तो मेंटेनेंस चाहिए, मैं अपना खर्चा नहीं निकाल सकती। अब बात आ गई हस्बैंड की। हस्बैंड बोलेगा मेरे नाम पे तो कुछ है ही नहीं, वो बोलेगा ना मेरे नाम पे प्रॉपर्टी है, ना मेरा बैंक बैलेंस है, ना मेरा और कुछ है, तो मैं मेंटेनेंस क्यों दूँ, मेरा मेंटेनेंस बनता ही नहीं है। लेकिन ऐसे केसेस में क्या होता है कि कोर्ट बैकग्राउंड देखती है। भाई जो लड़का मर्सिडीज़ में उतर रहा है वो ये नहीं कह सकता कि मेरे पास कुछ नहीं है। जो लड़का रोलेक्स की घड़ियाँ पहन रहा है और ब्रांड यूज़ कर रहा है और सोशल मीडिया पे उसने डाल रखा है कि वो 5 स्टार में बैठ के खाना खा रहा है, अगर वो कोर्ट में आके बोलेगा कि भाई मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, तो वो साफ गिफ्ट्स भी झूठ हो है। सकते हैं उसके। तो ये लड़की की,
गिफ्ट्स भी हो सकते हैं, बट एक लाइफस्टाइल, देखिए आजकल सोशल मीडिया से लाइफस्टाइल निकालना कोई बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है। ये भी जजमेंट पास की है सुप्रीम कोर्ट ने कि आप दोनों पार्टीज़ का लाइफस्टाइल भी दिखा सकते हो कि आपका क्या लाइफस्टाइल है, उसके बेसिस पे जो है एलिमनी पास होता है। अगर जो वाइफ है वो सारे सोशल मीडिया की फ़ोटोज़ लगा दें फेसबुक में, या कितने फॉलोअर्स हैं आपके, कितनी फॉलोइंग है, आपका लाइफस्टाइल क्या है, किसी का भी आजकल आप सोशल अकाउंट देखिए आपको लाइफस्टाइल ईजिली पता चल जाएगा। तो वो सारी चीज़ें कोर्ट कंसिडर करता है एज एन एविडेंस। तो ये सारी चीज़ें भी कोर्ट में लगाई जा सकती हैं। तो लाइफस्टाइल, अगर लड़का आके बोलता है कि मेरे पास कुछ नहीं है, बट ये लड़की की ड्यूटी है कोर्ट कि आपके वो लाइफस्टाइल और शो बैकग्राउंड करे। तक जा सकता बिल्कुल, आपके लाइफस्टाइल तक जा सकता है, आपके बैकग्राउंड तक जा सकता है। इसमें एक और पॉइंट है कि एलिमनी डिसाइड होने से पहले इनकम एफिडेविट फाइल करना पड़ता है दोनों पार्टीज़ को। अपने 3 साल की बैंक की स्टेटमेंट देनी पड़ती है। साथ में इनकम एफिडेविट इतना डिटेल्ड होता है कि उसमें सब कुछ डिस्क्लोज़ करना पड़ता है। आपके पास कौन-सा फ़ोन है, आपके पास कौन से गैजेट्स हैं, कौन सी गाड़ी आप यूज़ कर रहे हो, या कौन सी बाइक है आपके पास, कितने प्रॉपर्टीज़ हैं आपके पास। इनफैक्ट ये भी कि घर में टीवी कौन सा है, फ्रिज कौन सा है, इतनी सारी वो डिटेल्ड इनकम एफिडेविट का एक फॉर्मेट है प्रॉपर। उस फॉर्मेट में आपको सारी अपनी जो है एसेट्स, इमूवेबल, मूवेबल, लड़की ने कितना गोल्ड दिया है, कितना स्त्रीधन है, कितनी ज्वेलरी वो अपने साथ लेके आई है, वो स्त्रीधन को सब डिफाइन कर डिस्क्लोज करना। दीजिए। स्त्रीधन थोड़ा सा स्त्रीधन की डेफिनेशन मैं बता देती हूँ। बहुत ही मिसकंसेप्शन में है कि स्त्रीधन सिर्फ वही होता है जो शादी के टाइम पे लड़की अपने घर से लेके आती है, बट स्त्रीधन में वो भी आता है जो लड़का और लड़के के पेरेंट्स देते हैं। तो शादी के टाइम पे जो लड़की अपने घर से लेके आई है वो सारी ज्वेलरी, जितने भी एक्सपेंसिव आर्टिकल्स हैं सिल्वर के, गोल्ड के, वो सब, प्लस जो लड़के ने दिया, प्लस जो लड़के के पेरेंट्स ने दिया, प्लस जो लड़के के रिलेटिव्स ने दिया, वो सारा लड़की का स्त्रीधन है। और स्त्रीधन लड़की का एब्सोल्यूट राइट है। वो लड़की कभी भी क्लेम कर सकती है और आपको वो देना पड़ेगा। स्त्रीधन अलग, तो एलिमनी ये अलग लेगी, स्त्रीधन स्त्रीधन अलग लेगी। 100% स्त्रीधन अलग है, वो तो उसका एब्सोल्यूट राइट है, वो तो वो जब भी मांगे आपको देना ही पड़ेगा, नंबर 1। प्लस वो मांगेगी आपसे मेंटेनेंस। मेंटेनेंस भी 2 तरह के होते हैं, एक्चुअली मेंटेनेंस 3 तरह के होते हैं। सबसे पहला मेंटेनेंस होता है एड इंटरिम मेंटेनेंस। उससे पहले होता है लिटिगेशन का मेंटेनेंस, मतलब अगर केस हुआ तो 11 या 12 या 15,000 वन टाइम मेंटेनेंस लड़के को देना पड़ता है। 11 से 15,000 का डीडी लड़की को ऑन द स्पॉट वन टाइम देना पड़ता है। वो हो गए लड़की के लिटिगेशन एक्सपेंसेस। अब दूसरा आता है इंटरिम मेंटेनेंस। इंटरिम मेंटेनेंस मतलब मंथली मेंटेनेंस जब तक कि केस चल रहे हैं। तो जब से मैंने, फॉर एग्जांपल मैंने जब से मेंटेनेंस मांगा तब से लेके मंथली मेंटेनेंस मुझे मिलेगा जब तक केसेस चल रहे हैं। थर्ड आता है फाइनल मेंटेनेंस, जब सेटलमेंट हो रही होती है तो फाइनल मेंटेनेंस मिलेगा। तो इस तरह से स्टेजेस हैं। मेंटेनेंस भी 3 तरह के होते हैं। तो स्त्रीधन प्लस मेंटेनेंस वो लड़की का राइट है, वो उसको देना ही पड़ेगा। ठीक है कनिका, अब आगे चलते हैं। एक जैसे जिस सोसाइटी से मैं, याद ये एक आम कहावत है कि अगर आप वकील, पुलिस और डॉक्टर से बच गए तो समझिए आप सबसे खुशी की ज़िंदगी जी रहे हैं, आप सौभाग्यशाली हैं। और खासकर डाइवोर्स केसेस वाले वकीलों को लेकर के जो केस लड़ते हैं उनको बड़ी समाज में वैसी नज़र से देखा जाता है कि यार ये तो जैसे शनि का ग्रह है, इन पर शनि की छाया है। आप तो वो केसेस को डील करती हो, कैसे सोसाइटी में क्या मतलब इसका इम्पैक्ट पड़ता है? जी देखिए, आपने सही कहा कि खासकर डिवोर्स लॉयर को ऐसे देखते हैं ऐसे कि ये तो घर तुड़वा देंगे, बट बहुत ही मिसकंसेप्शन है लोगों के दिमाग में। बहुत ही मिथ है कोर्ट को लेके। सबसे पहला जो मिथ है जो मैं तोड़ना चाहती हूँ लोगों के दिमाग से, वो ये है कि डिवोर्स डालने का मतलब ये नहीं होगा कि डिवोर्स हो गया। डिवोर्स डालने के बाद जजमेंट तक वो सालों का स्ट्रगल है। वो साल अगर 5 साल भी हो सकते हैं, 6 साल भी हो सकते हैं, कई लोगों को 10-10, 20-20 साल बाद जाके डिवोर्स मिला है। तो डिवोर्स डालने का मतलब ये नहीं होता कि डिवोर्स हो गया, कि हमने घर तुड़वा ही दिया। डिवोर्स की जजमेंट आने से पहले या डिवोर्स होने से पहले बहुत सारे मेडिएशंस होते हैं, बहुत सारे अटेम्प्ट्स होते हैं कि केस सेटल हो जाए।
ये एक प्रोसेस है और ये सुप्रीम कोर्ट की भी गाइडलाइन है कि जैसे ही डिवोर्स फाइल होगा सबसे पहले सेटलमेंट की बात होगी। तो डिवोर्स फाइल होता है, पहली डेट में ही सेटलमेंट की बात आ जाती है कि दोनों पार्टीज़ को पहले काउंसलिंग के लिए भेजो। वो केस आगे बढ़ता ही नहीं है जब तक मेडिएशन नहीं होता दोनों पार्टीज़ का। दोनों पार्टीज़ को बुलाया जाता है, मेडिएटर होता है, हम लोग होते हैं, उनकी फैमिलीज़ होती हैं, साथ में बैठ के हम लोग सल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं कि भाई इस मैटर को यहीं ख़त्म कर दो। चाहे तो म्यूचुअली डिवोर्स ले लो आपस में या फिर म्यूचुअली साथ रहने की कोशिश करो। तो किसी भी तरह से यहाँ सेटल कर दो, ये लड़ाई बहुत लंबी है, इसको मत लड़ो। तो हम पूरी कोशिश करते हैं, साथ में जजेस भी पूरी कोशिश करते हैं कि दोनों पार्टीज़ को समझाएं कि भाई छोटी मोटी अगर कोई इश्यूज़ हैं तो अपने घर में सॉल्व करिए, वो आप डिवोर्स तक मत जाइए। अगर वो चीज़ें इतनी बड़ी होती हैं और सॉल्व नहीं हो रही होती हैं तभी हम लोग एक स्टेप आगे जाते हैं। एल्स काफ़ी सारे मैटर्स हमने मेडिएशन में ही सॉर्ट कराए हैं और इतने सारे मैटर्स में हमने म्यूचुअली डिवोर्स कराया है दोनों की आपसी सहमति से, खुशी खुशी, ताकि दो लोग खुश रहें अच्छे से, चाहे सेपरेटेड रहें या फिर साथ में रहें। तो हमने बहुत कोशिश की है सेटलमेंट कराने की, उसके बाद हम लोग आगे जाते हैं जब कुछ नहीं हो रहा होता। एक इस पे रीज़न ये भी है, बहुत लोग वकीलों के पास जाते भी नहीं है, उन्हें डर सा लगता है कि यार एक तो बहुत पैसा मांगेंगे, अब सैलरीड तो होते नहीं है, फीस होती है, सबकी अलग अलग फीस है। आपको नहीं लगता फीस स्ट्रक्चर को लेकर के एक पैरामीटर होना चाहिए कि किसकी कितनी हो? लोग बहुत डरते हैं कि पता नहीं 500 मांग लेंगे कि पता नहीं 5000 मांग लेंगे, और पता नहीं ये केस कितने सालों में, मतलब पेंडेंसी ऑफ केसेस का भी एक बड़ा लोगों में डर है। तो ये डर कैसे निकले? मतलब एक पैरामीटर तो होना चाहिए फीस का। देखिए पैरामीटर, देखिए लॉयर एक प्रोफेशन है। अब आप डॉक्टर को ये नहीं बोल सकते कि आप अपनी फीस स्ट्रक्चर का पैरामीटर बनाओ। आप डॉक्टर के पास जाओगे, आप जिस तरह के डॉक्टर के पास जाओगे आपको उस तरह का इलाज मिलेगा। तो बहुत सिंपल सी चीज़ है कि लॉयर, बीइंग अ लॉयर भी एक प्रोफेशन है। यहाँ पे आप फीस स्ट्रक्चर डिसाइड नहीं कर सकते कि कौन सा लॉयर कितना लेगा, वो उसकी मर्जी है कि वो कितना ले। जैसे कि कपिल सिब्बल हैं, वो 10-10 लाख रुपए ले लेते हैं एक हेयरिंग के। आप उन्हें ये नहीं बोल सकते कि आप 1 लाख में आओ। और वाइस वर्सा, अगर हम लोग हैं, अगर हम 1 लाख में जा रहे हैं तो हम 10 लाख रुपए मांगेंगे तो कोई हमें देगा नहीं कि 10 लाख रुपए एक हेयरिंग के, क्योंकि वो सीनियर एडवोकेट्स हैं उस टाइम। तो ये फीस स्ट्रक्चर आप नहीं इसको बाउंड कर सकते, क्योंकि लॉयर्स में भी पहले जूनियर लॉयर होता है, फिर एक प्रैक्टिसिंग लॉयर, फिर आता है सीनियर एडवोकेट। तो वो उस हिसाब से भी डिवाइड होता है। प्लस एक लॉयर की कितनी ज़्यादा प्रैक्टिसिंग है, कितना एक्सपीरियंस है, किसी को 1 साल का होगा, किसी को 10 साल का होगा, कोई 50 साल के एक्सपीरियंस का होगा। तो आप उनकी फ़ीस स्टैंडर्ड नहीं कर सकते। वो ऑब्वियस ही बात है कि ये पॉसिबल नहीं है ये चीज़। बट मैं एक चीज़ यहाँ पे ऐड कर दूँ कि जो लोग वकील अफोर्ड नहीं कर सकते, जिनके पास पैसे नहीं हैं वकील अफोर्ड करने के लिए, उनके लिए लीगल एड बना हुआ है। हर कोर्ट में एक बिल्डिंग होती है जिस पे लिखा होगा लीगल एड। वहाँ पे जाके अगर आप फॉर्म भर देंगे कि मुझे फ्री में एडवोकेट चाहिए, तो वो आपको फ्री में एडवोकेट देंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लॉयर्स होते हैं जो पैनल पे हैं लीगल एड के, और कोर्ट उनको पैसे देते हैं मंथली बेसिस पे या फिर पर हेयरिंग के बेसिस पे। तो वो आम जनता के लिए जिनके पास सफिशिएंट फाइनेंसेस नहीं होते, जो हो सकता है बिलो पॉवर्टी लाइन हो, या जो अफोर्ड नहीं कर सकते लॉयर, या फिर ये जो ऐसे, PLB वाला होता है वो यही है क्या? हाँ जी, जो मतलब लीगल एड सर्विसेज बोलते हैं इसको, और हर कोर्ट में ये अवेलेबल है। और हर लोअर कोई कोर्ट्स में भी है? लोअर कोर्ट्स में भी अवेलेबल है, हाई कोर्ट में भी है और सुप्रीम कोर्ट में भी है। तो सुप्रीम कोर्ट तक की जो बैटल होती है वो आप फ्री में लड़ सकते हो अगर आप लीगल एड को ऑप्ट करो तो। बट अगर आप अपना प्राइवेट एडवोकेट करना चाहते हो तो उसके लिए ऑब्वियसली फीस है। एक लोगों को, मतलब एक आम नागरिक को अपने लीगल राइट्स क्या पता होनी चाहिए? मतलब उसे ये मालूम हो कि नहीं, इतनी चीज़ें अगर मैं पता है तो बच सकता हूँ। देखिए मुझे लगता है कि क्योंकि लॉ इतना वाइड है, इतनी सारी चीज़ें हैं, आए दिन लोगों के साथ कोई ना कोई ऐसी चीज़ हो जाती है। हमारा भारतीय न्याय संहिता इतना वाइड है, इतने उसमें सेक्शंस हैं, मतलब एक छोटी गाली से लेकर मर्डर तक के प्रोविजंस हैं जिनको एक आम इंसान तो नहीं समझ सकता सारी चीज़ें। बट मैं ये बताना चाहती हूँ कि आप इंडिया में ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि एक आम इंसान लॉयर से ही डरता है और वो कंसल्टेशन ही नहीं लेना चाहता, एडवाइस ही नहीं लेता, अगर पैसे की वजह से। तो यहाँ पे भी मैं बोल रही हूँ, चाहे आप एक नॉर्मल एडवोकेट से जाके एडवाइस ले लो, लेकिन अगर आपके साथ कोई इंसिडेंस हुआ है तो अपना दिमाग लगाने से पहले या ज़्यादा ओवर स्मार्ट बनने से पहले उस चीज़ के बारे में आप एडवाइस लेके जान लो
कि अब हमें आगे करना क्या है। सेम केसेस पुलिस वालों के साथ होता है। जब पुलिस वालों का फ़ोन आता है कि भैया आ जाओ, तो डर गया इंसान, मुंह उठा के चला गया। उसको ये नहीं पता कि क्या क्या पुलिस वाले को कंप्लाई करना पड़ेगा पहले आपको बुलाने के लिए पुलिस स्टेशन। अगर वो पुलिस वाले ने कंप्लाई नहीं किया तो आप डायरेक्ट कोर्ट जा सकते हो। आप कोर्ट में जाके अपनी प्रोटेक्शन ले सकते हो, एंटिसिपेटरी बेल ले सकते हो, ताकि आप ऑन द स्पॉट अरेस्ट ना हो जाओ। तो ये एक आम इंसान को चीज़ें नहीं पता होती। वो डर जाता है कि चलो भाई बुलाया है तो जाओ, और वहाँ जाके बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं कि पुलिस वाले या तो इलीगल सेटलमेंट करा देते हैं या खुद पैसे खा जाते हैं। हमें पता है ग्राउंड रियलिटीज़, इसमें कोई झूठ वाली बात नहीं है। हमें सब पता है पुलिस कितनी करप्ट है आज की डेट में, सब पैसे खाते हैं। तो या तो आपकी इलीगल सेटलमेंट करा देंगे या फिर आपको जेल में डाल देंगे, आपको हैरेस करेंगे। और वकील भी ऐसा बहुत करते हैं, लंबे लंबे लोग कहते हैं कि तारीख पर तारीख दिलवा देते हैं, और लंबे लंबे जितना उन्हें लगता है जितना लॉन्ग ड्यूरेशन में जाए ये केस, उतनी ही उनकी फीस बनेगी, उतना ही पैसा बनेगा। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा क्लाइंट को भी स्मार्ट बनना पड़ेगा। यहाँ पे क्लाइंट ध्यान रखे कि जिस डेट पे जो काम होना है वो हो जाए, अनलेस जज छुट्टी पे ना हो। या देखिए कई बार कोर्ट में क्या होता है कि एडवोकेट्स क्लाइंट से डॉक्यूमेंट मांगते हैं कि भाई डॉक्यूमेंट दे दो। क्लाइंट बोलता है अगली डेट पे दूंगा, तो फिर हमें डेट लेनी पड़ती है। जज बोलता है कि नहीं भाई ये एक अलग से डॉक्यूमेंट निकाल के आओ। अब वो डॉक्यूमेंट बनवाओ, उसका प्रोसीजर करो, अब बीच में 3-4 डेट्स लगेंगी, वो हमें डेट लेनी पड़ती हैं। तो जो प्रोसीजर है ना वो इतना आसान नहीं है। मतलब इट्स वेरी ईजी टू से कि केस प्रोलॉन्ग कर दिया या लंबा कर दिया, बट ऐसे रियलिटी में अगर क्लाइंट थोड़ा सा स्मार्ट हो तो ऐसी चीज़ें कम होती हैं। बट कोई ये भी कंसिडर नहीं करता कि उस डेट का क्या जिस दिन जजेस छुट्टी पे हैं। आज हमारी मैं इसी पे आ रहा था, एक पेंडेंसी ऑफ केसेस को लेकर के बड़ा बहस छिड़ती है, अक्सर इस पर डिबेट्स होती है। कोर्ट में बहुत सारे केसेस लंबे लंबे टाइम तक के लिए पेंडिंग पड़े हुए हैं। फिर एक बहस ये भी छिड़ती है जजों की छुट्टियों को लेकर के, बहुत सारी डिबेट्स है इस पे, क्या कैसे मतलब ये देखिए ये दिस इज़ वेरी बहुत ही सही टॉपिक है ये, कि क्योंकि हम जब ग्राउंड लेवल पे देखते हैं, आप देखिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, तो आप देखिए कि मैक्सिमम सारी छुट्टियां हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में होती हैं। तो चाहे छोटी से छोटा फेस्टिवल हो, बड़े से बड़ा हो, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तो बंद रहेगा ही रहेगा। नाउ कमिंग टू द लोअर कोर्ट, जो लोअर कोर्ट में सबसे ज़्यादा केसेस होते हैं, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में कंपैरेटिवली कम होते हैं, और वो वही केसेस होते हैं जो अफोर्ड कर पाते हैं। लेकिन जो जनता, बेसिकली जो मीडियम लेवल की जो जनता है, जो मिडिल क्लास लोग हैं, वो मैक्सिमम लोअर कोर्ट तक लिमिटेड ही रहते हैं, और यहीं पे उनका मैटर या सेटल हो जाता है या वो जीत जाते हैं। लोअर कोर्ट में कोई ऐसा प्रोविज़न नहीं है कि जज नोटिफाई करे छुट्टी लेने से पहले। कभी भी जजेस छुट्टी ले लेते हैं। सुबह सुबह कोई एडवोकेट या क्लाइंट इतनी दूर ट्रैवल करके आ रहा है और सुबह कोर्ट में जाके पता चलता है कि आज तो जज छुट्टी पर है। इसकी रिपोर्टिंग नहीं है और आप कर भी नहीं सकते हो, और इसका कोई प्रोविज़न नहीं है, ना कोई लॉ है। आपको बस जो सामने है वो मानना है, दैट इज़ इट। उसके बाद फिर आपको डेट मिलती है 6 महीने बाद की। चाहे वो चेक बाउंस के केसेस हों, आप चेक बाउंस के केसेस की हालत देख लीजिए, 8-8 महीने की डेट्स मिल रही हैं। आप मैट्रिमोनियल केसेस में ले 6-6 महीने बाद की डेट्स मिल रही हैं उसमें। तो इसमें एडवोकेट क्या करेगा? इसमें ये कुछ चीज़ें होती हैं जो हमारे हाथ में एक्चुअली में नहीं होती। केस प्रोलॉन्ग अगर होना होता है तो वो एक बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं एक केस को जो लंबा लेके जाते हैं। वो सिर्फ एक एडवोकेट ही नहीं होता, वो बार एंड बेंच दोनों मिल के एक सिस्टम चला रहे हैं। तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि बार की ही गलती है, जो बेंच है उनको भी थोड़ा सीरियस होना पड़ेगा। सेकेंडली जजेस ज़्यादा अपॉइंट होने चाहिए। मुझे लगता है कि जजेस की जो पोजीशन है वो जो वेकेंट है, ज़्यादा जजेस अपॉइंट होने चाहिए, ताकि जितनी भी पेंडेंसीज़ हैं वो और डबल स्पीड से काम हो। जजेस अपॉइंट क्यों नहीं हो रहे हैं? वो अपॉइंटमेंट क्यों नहीं हो रही है? वो तो अपॉइंटमेंट गवर्नमेंट करेगी। तो आप जजेस अपॉइंट करिए ताकि जो जितनी भी लाखों करोड़ों में जो पेंडेंसीज हैं वो डबल स्पीड से काम हो। आप जजेस की छुट्टियों को लिमिटेड करिए कि भाई वर्किंग है। अब समर वेकेशंस होते हैं, आप समर वेकेशंस में से थोड़े से दिन काट सकते हैं कि भाई इतना आप काम कर लीजिए या इस तरह से, क्योंकि एडवोकेट्स तो काम कर ही रहे हैं। तो सिर्फ एक एडवोकेट्स पे सारा ब्लेम देने से कुछ नहीं होगा ना। आपको अदर साइड ऑफ द स्टोरी भी तो देखना पड़ेगा, वहाँ पे भी तो आप एफर्ट्स लो। वहाँ पे आपके ज़ीरो एफर्ट्स हैं, सारा ब्लेम हमने एडवोकेट्स पे डाला हुआ है। थोड़ा बहुत मैं मानती हूँ कि कुछ चीज़ें सच भी होती हैं, ऐसा नहीं है कि वो हर प्रोफेशन में है। कुछ आपको अच्छे डॉक्टर्स मिलेंगे, कुछ आपको बेकार डॉक्टर्स मिलेंगे, कोई बिल्कुल ही ठग मिलेंगे, वो हर प्रोफेशन में है।
हमारे प्रोफेशन में भी आपको अच्छे लॉयर्स मिलेंगे, आपको एकदम ठग भी मिलेंगे जो आपको चूना लगा देंगे। यहाँ पे क्लाइंट को थोड़ा सा स्मार्टली प्ले करना पड़ता है। तो प्रोफेशन में हर तरह के अच्छे बुरे लोग होते हैं, बट जैसे होता है ना कि पूरा ब्लेम आपने एडवोकेट पे दुनिया ने डाल दिया कि एडवोकेट की वजह से पेंडेंसीज हो रही हैं, डिले हो रहा है। नहीं, दूसरी साइड भी आप देखिए कि हमारे हाथ भी बंधे होते हैं। जब जज छुट्टी पे चला गया या छुट्टियां आ गई या ऐसा कोई डॉक्यूमेंट जज ने मांग लिया जो हमें बनवाना पड़ेगा अब स्पेसिफिकली, इन सब चीज़ों में भी काफ़ी डिले होते हैं। विटनेस नहीं आ रहा है डेट पे, विटनेस को लेके आना, एक केस में 10-10 विटनेस है, उनका क्रॉस करना, उनको एग्जामिन करना, फिर उनके प्रूफ्स इकट्ठे करना, वो सब लगाना कोर्ट में। आजकल ये डिबेट बहुत चल रहा है कि जो इलेक्ट्रॉनिक चैट्स हैं या ऑडियो रिकॉर्डिंग्स हैं वो कोर्ट में एडमिसिबल हैं या नहीं है। उनको एडमिसिबल कराने के लिए भी एक प्रोसेस है, FSL लाना पड़ता है, वॉइस सैम्पलिंग लेनी पड़ती है। तो ये सारे प्रोसीजर्स हैं। तो डेफिनेटली इतने सारे प्रोसीजर्स हैं कि प्रोलॉन्ग केस तो होना ही है, क्योंकि वो लॉ ऐसा है हमारे देश का। ठीक है, राइट। एक कई दिनों से मैं सोशल मीडिया पर देख रहा हूँ, एक नई बहस छिड़ी है। उसमें लोग अलग अलग तरह से अपनी राय लिखते हैं। बहुत डर की वजह से नहीं लिखते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट या कुछ ऐसा कोर्ट उस पर एक्शन ले ले। कोर्ट्स में करप्शन को लेकर के नई बहस चल रही है, उस पर कई डिबेट्स हुई, क्या होता है। और जैसा कि अभी हुआ जस्टिस वर्मा के यहाँ सारा कुछ सब ने देखा, उसके बाद क्या एक्शन हुआ, उन पर क्या हुआ, वो भी सब ने देखा। उस केस पे आपका क्या कहना है, और इस जो नई बहस चल रही है करप्शन वाली, इस पर क्या कहना है? देखिए, जो जितने भी जजेस हैं, इनका जो आप ये रिज़ाइन अगर करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन आप इनको हटा नहीं सकते। किसी जज को अपनी सीट से रिमूव करने के लिए एक बहुत लंबा प्रोसीजर होता है जिसको इम्पीचमेंट बोलते हैं। इम्पीचमेंट इतना आसान नहीं होता। आज तक अगर आप हिस्ट्री में भी जाओगे, 6 या 8 इम्पीचमेंट के प्रोसेस हुए होंगे आज तक। उसमें से भी मैक्सिमम जजेस ने खुद ही रिज़ाइन कर दिया है। पंजाब में रिसेंटली एक हाई कोर्ट जज के ऊपर एक एलिगेशन लगा था करप्शन का। उसमें एलिगेशन भी लगा, कंप्लेंट चली, इंटरनल इंक्वायरी भी हुई, सारी चीज़ें हुई, इम्पीचमेंट तक भी आया। लेकिन जब तक वो प्रोसेस इम्पीचमेंट तक आया वो रिटायर हो चुके थे। तो आप ये देखिए कि कोई प्रोसेस ही नहीं है जज को हटाने के लिए अपार्ट फ्रॉम इम्पीचमेंट। अगर आज आप जस्टिस यशवंत वर्मा का भी केस देखेंगे, उनके वो केस आज तक इंक्वायरी में पहले चला, रिपोर्ट्स आई, उनका इलाहाबाद में ट्रांसफ़र कर दिया, इलाहाबाद हाई कोर्ट में उनका ट्रांसफ़र कर दिया, उनकी सीट उनसे वापस नहीं ली। अभी भी इज़ वर्किंग, वो अभी भी बैठते हैं, अभी भी जजमेंट दे रहे हैं। हालांकि CGI ने प्रेशर बनाया कि रिज़ाइन दो, उन्होंने रिज़ाइन देने से मना कर दिया कि मैं रिज़ाइन नहीं दूंगा। अब ये अभी तक इम्पीचमेंट की प्रोसेस भी स्टार्ट नहीं हुई है। तो आप देखिए, अब ना तो उन पे FIR हो सकती, किसी भी जज पे आप FIR नहीं कर सकते अनटिल CGI रिकमेंड ना करे। आप सिर्फ एक इंटरनल इंक्वायरी करके और उसका आप रिजल्ट निकाल सकते हो। मैक्सिमम वो रिज़ाइन कर देंगे, लेकिन वो प्रोसेस, क्योंकि वो इतनी यूनिटी है, वो प्रोसेस जो है वो कभी इस लेवल तक पहुंचा ही नहीं है आज तक हिस्ट्री में भी कि इम्पीचमेंट हो जाए और जज का रिमूवल हो जाए। ओके, तो जहाँ लोग न्याय का मतलब, जहाँ लोग समझते हैं कि यहाँ तो मेरा अधिकार है, यहाँ न्याय मिलेगा, फिर लोगों का भरोसा नहीं उठता है ऐसे। देखिए, आई थिंक उठता भी होगा और उठा भी होगा इस केस के बाद, जहाँ तक मुझे लगता है। क्योंकि जिस तरह से वो स्टैक ऑफ कैश मिला, जो जले हुए नोट मिले, उसके बाद 3-4 दिन तक तो इंक्वायरी भी नहीं हुई। उसके 3-4 दिन बाद इंक्वायरी स्टार्ट हुई। अब 3-4 दिन में तो एविडेंस क्या, वो तो सब कुछ आप साफ कर सकते हो। उसके बाद उसमें तो आप मीडिया ट्रायल को सही मानोगे ना? उसमें मैं मीडिया ट्रायल को बिल्कुल सही मानूंगी 100%, क्योंकि अगर ये ऐसी चीज़ें तो सामने लाना बहुत ज़रूरी है लोगों के। अगर ये सब चीज़ें सामने नहीं आएंगी लोगों के, तो आई थिंक लोग कहीं गुमराह हो जाएंगे। लेकिन एक्शन लिए अब सारे जजेस ने अपना जो है, CGI ने बोला कि सारे एसेट्स और जितनी आपकी कमाई है वो आप वो कर दो, डिस्क्लोज कर दो, मतलब कंसील मत रखो। आप सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे जाओगे तो आपको दिखेगा एक पूरा फॉर्मेट जहाँ पे हर जज के पास कितनी प्रॉपर्टी है, कितनी संपत्ति है, कितने पैसे हैं, वो डिस्क्लोज कर रखा है अब जजेस ने। बट उससे भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक भरोसा जो है एक आम इंसान का एक जज के ऊपर, वो इस केस से कहीं हिल चुका है। तो मैंने तो बहुत सारे चैनल्स में अपने पर्सनली ओपिनियन से ये भी बोला है कि आप ऐसा कोई लॉ निकालिए या ऐसा कोई कुछ ऐसी कोई गाइडलाइन निकालिए कि जजेस पे भी FIR हो पाए। जजेस पे FIR होना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई जज किसी ऐसे करप्शन के इंसिडेंट्स में पकड़ा गया है तो उस पर FIR क्यों नहीं हो सकती?
तो मैंने तो ये हर जगह बोला है और आई थिंक ये होना भी चाहिए और बहुत सारे सीनियर्स और हम लोग सपोर्ट करते हैं इस चीज़ को कि अगर जज कोई भी ऐसे करप्शन के इंसिडेंट्स में पकड़ा जाए तो उन पे एफआईआर होनी आपको चाहिए। लगता है कोर्ट्स पर गवर्नमेंट का प्रेशर भी होता है ऐसी सच्चाई है इसमें? देखिए हालांकि सारे इंडिपेंडेंट बॉडीज़ हैं, कोर्ट अपनी इंडिपेंडेंट बॉडी है, पार्लियामेंट इंडिपेंडेंट है, एग्जीक्यूशन अपना इंडिपेंडेंट है, बट मुझे लगता है कहीं ना कहीं जब रिलीजियस या रिलीजन पे बात आ जाती है, जैसे हिंदू मुस्लिम जो आजकल बहुत ज़्यादा है, जैसे मंदिरों में हम देख रहे हैं मस्जिद तोड़ के कहा जा रहा है कि मंदिर बनाओ, मंदिर तोड़ के कहा जा रहा है कि मस्जिद बनाओ। ये वक्फ बोर्ड का भी बहुत अभी आया बीच में रिसेंटली, और तो ये सारी चीज़ें जो हैं जहाँ पे रिलीजियस सेंटिमेंट आता है वहाँ मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो प्रेशर आता है। ओनली इन रिलीजियस केसेस जहाँ पे हिंदू मुस्लिम की बात, जैसे वक्फ बोर्ड अभी आया तो वक्फ बोर्ड निकाला, अब सुप्रीम कोर्ट पे भी डेफिनेटली प्रेशर होगा कि लॉ अब बन चुका है, तो अब सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? अब बस वो हल्के फुल्के जो लूप होल्स हैं उस लॉ में वो उसको इराडिकेट कर देगा या वो उसको इनवैलिड घोषित कर देगा, लेकिन बाकी का लॉ तो रहेगा। अब सुप्रीम कोर्ट ये तो नहीं बोल सकता कि मैं लॉ ही चेंज कर दूंगा, वो सुप्रीम कोर्ट के हाथ में भी नहीं होता। तो मतलब ऐसे कोर्ट भी केसेस धार्मिक में भावनाएं और बड़ा बच के इस पे सारी चीजें। हाँ, कोर्ट के ऊपर प्रेशर होता है। मेरे को लगता है सिर्फ उसी केसेस में जहाँ पे रिलीजन इन्वॉल्व होता है, अदरवाइज मुझे नहीं लगता किसी भी केस में कोर्ट कभी भी प्रेशर लेता है या जजेस कभी भी प्रेशर लेते हैं। सिर्फ वहाँ जहाँ रिलीजन की बात आ जाती है, क्योंकि हमारे देश में एक रिलीजन इतना सेंसिटिव इशू हो चुका है आज की डेट में। हिंदू मुस्लिम की हल्की सी भी अगर चिंगारी लगेगी तो वो आई थिंक आग ही बन जाएगी। तो सुप्रीम कोर्ट भी कोशिश करता है कि पीस मेंटेन रहे, तो वहाँ पे भी वो बहुत प्रेशर में आ जाते हैं कि किस तरह से हम पीस मेंटेन रखें। वो उनकी प्रायोरिटी होती है हर केस में कि लड़ाई झगड़ा ना हो, वायलेंस ना हो। तो डेफिनेटली ये रिलीजियस वाले जो केसेस हैं ये तो प्रेशर देते ही होंगे सुप्रीम कोर्ट के जजेस को, अदरवाइज मुझे नहीं लगता। ठीक है, कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स को टच करेंगे। सेम सेक्स मैरिज पर बहुत डिबेट उठती है, आपका क्या, या कोर्ट का लीगल उसमें क्या कुछ हो सकता है? देखिए LGBTQ+ ये तो कोर्ट ने साफ बोला है कि वैलिड नहीं है। अगर LGBTQ+ के जो भी कपल हैं अगर वो शादी करना चाहें तो वो शादी वैलिड नहीं होगी, कोर्ट उसको नहीं मानेगा। तो देखिए जब आप शादी करते हैं तो बहुत सारे और राइट्स आपको मिलते हैं, जैसे डोमेस्टिक वायलेंस के राइट्स, मेंटेनेंस के राइट, चाइल्ड कस्टडी के राइट, प्रॉपर्टी के राइट्स। तो कोर्ट भी ये सोचता है कि अगर LGBTQ+ है तो कोर्ट के लिए डिसाइड करना बहुत मुश्किल होगा कि लड़का कौन है और लड़की कौन है। किसको मैं डोमेस्टिक वायलेंस के राइट्स कोर्ट देगा, किसके ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है, कौन लड़की है किसको लड़की के राइट्स मिलेंगे, कौन लड़का है किसको लड़के के राइट्स मिलेंगे, ये डिफ्रेंशिएट करना कोर्ट के लिए इम्पॉसिबल होगा। तो कोर्ट कहता है कि LGBTQ+ की जो शादी है वो लीगल तो नहीं कर सकते, ये तो पक्की बात है, लेकिन LGBTQ+ लिव इन में रह सकते हैं, लिव इन रिलेशनशिप में रह सकते हैं। वो अपना साथ में रहें, अपना जैसे भी उनको अपनी लाइफस्टाइल मेंटेन करनी है वो मेंटेन करें, उस पर सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं कहता। कुछ कुछ ऐसे भी केसेस आ जाते हैं जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट कभी कभी देखता है कि मेंटेनेंस भी प्रोवाइड कर देता है, जहाँ पे क्लियर हो कि कौन लड़की कौन लड़का, इस तरह से वहाँ पे मेंटेनेंस के भी कभी कभी ऐसे केसेस आ जाते हैं जो सुप्रीम कोर्ट अलाउ कर देता है। बट अदरवाइज जो है अगर LGBTQ+ में कोई भी शादी करता है तो वो अमान्य होगी, इनवैलिड होगी। लिव इन रिलेशनशिप में आप रह सकते हैं, आप प्रोटेक्शन क्लेम कर सकते हैं। जैसे अगर आपको सोसाइटी से कोई प्रेशर आ रहा है कि मारने की धमकियाँ आ रही हैं, कोई थ्रेट आ रहा है कि हम आपको मार देंगे या इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, तो आप डायरेक्टली हाई कोर्ट में रिट फाइल कर सकते हैं और हाई कोर्ट से आपको प्रोटेक्शन मिलेगा कि आप लिव इन में रहिए। और जो भी प्रोटेक्शन है, जो ऑफिसर्स हैं, एक पुलिस ऑफिसर का नंबर हमेशा आपके फ़ोन में होगा, कभी भी कोई इशू होता है आप डायरेक्टली प्रोटेक्शन मांग सकते हैं। तो प्रोटेक्शन का राइट है, बट अदरवाइज शादी इज़ नॉट वैलिड। और नॉर्मल आजकल हम देख रहे हैं जो लिव इन में रह रहे हैं नॉर्मल लोग, LGBTQ से अलग हटके जो नॉर्मल लोग रह रहे हैं, लड़के लड़कियां लिव इन में रहते हैं, वो वैलिड है? उसको लेकर के तो कोर्ट भी कह चुका है। जी बिल्कुल, देखिए वैलिड है। यूनिफॉर्म कोड आया है, कुछ स्टेट्स में है, उत्तराखंड में है मेरे हिसाब से, बट वहीं स्टेट था। हाँ वहीं तक लिमिटेड है अभी UCC। पैन इंडिया में तो यूनिफॉर्म कोड अभी नहीं आया है। तो लिव इन रिलेशनशिप्स में कोर्ट अभी फ़िलहाल जो है, कोर्ट कहता है अगर बहुत लंबा लिव इन रिलेशनशिप है, फॉर एग्जांपल 8 साल 10 साल,
तो वो मान लिया जाएगा कि एक शादी की तरह ही है। तो उसमें अगर लड़की मेंटेनेंस मांगती है या डोमेस्टिक वायलेंस का क्लेम, डोमेस्टिक वायलेंस फाइल करती है, तो वो मान लिया जाएगा कि वो एक सिमिलर टू मैरिज ही है वो रिलेशनशिप। दूसरा, अगर लिव इन रिलेशनशिप से बच्चा हो जाए, अगर बहुत टाइम से पार्टीज जो है वो लिव इन में रह रही हैं और बच्चा हो जाए, तो वो बच्चा जो है वो जायज़ बच्चा कहलाएगा, लेजिटिमेट बच्चा, वो नाजायज़ नहीं बट कहलाएगा। मैरिज एक्ट में तो रजिस्टर्ड हुआ ही नहीं होगा ये रिलेशन तो। नहीं, अगर बट ये चाइल्ड राइट्स की बात हो रही है स्पेसिफिकली, चाहे वो रजिस्टर हो चाहे वो रजिस्टर ना हो, डजेंट मैटर। अगर लिव इन रिलेशनशिप में है और लिव इन रिलेशनशिप से कोई बच्चा हो गया है, तो वो बच्चा जायज़ बच्चा होगा, उसके पास वो सारे राइट्स होंगे जो एक जायज़ बच्चे के पास होते हैं, जैसे कि प्रॉपर्टी राइट्स, सक्सेशन राइट्स, वो सारी चीज़ें उसको मिलेंगी। लिव इन जो छोटे टाइम पीरियड के लिव इन होते हैं, 6 महीने 8 महीने, उसको कोर्ट वैलिड नहीं करता, उसको कोर्ट मानता नहीं है, वो शादी नहीं मानता उसको। वो एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का रिलेशनशिप जैसा मानेगा कोर्ट, कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे, कुछ टाइम साथ रहे और वो अलग हो गए। लेकिन ऐसे केसेस में रेप के केस बहुत फाइल हो जाते हैं। लड़की बोल देती है कि प्रॉमिस टू मैरी किया, मुझे शादी का वादा किया, मेरे साथ रहा, मुझसे फिजिकल रिलेशनशिप बनाया और अब मुझसे शादी नहीं की। तो वहाँ पे सेक्शन 69 ऑफ BNS ये क्राइम माना गया है। रेप तो नहीं बोलेंगे, रेप IPC में था, बट क्राइम है। अगर किसी लड़के ने शादी का वादा किया और शादी का वादा करके लेकिन ये लड़की प्रूफ कैसे करती है? देखिए, लड़की को कुछ प्रूफ तो नहीं proof करना है करना होगा बेसिकली, ना? लड़की को कुछ प्रूफ नहीं करना होता है बेसिकली। लड़की की स्टेटमेंट इज सफिशिएंट, उसकी लड़की की स्टेटमेंट ही बहुत होती है। अब रेप में फॉल्स आप केस क्या, हो, लड़के ने बोला ही ना हो कभी ऐसा। देखिए वो तो मैटर ऑफ ट्रायल है कि बोला हो नहीं बोला हो, वो तो हम देखेंगे एविडेंस के टाइम पे। लेकिन कंप्लेंट तो हो गई, FIR तो हो गई, लड़का जेल तो चला गया, इतना तो हो ही जाएगा। वो तो बात की बात है कि भाई एविडेंस क्या है क्या नहीं है, वो प्रूफ करे। जब जैसे व्हाट्सएप चैट्स होती हैं, उसमें कभी कभी लड़का, आजकल यंग लड़के हैं, लॉज नहीं पता, यंग लड़कों का आप देखिए कितनी सुसाइड केसेस आ रहे हैं, जो बच्चे बेचारे कॉलेजेस में हैं, उनको ये नहीं पता कि अभी जैसे 18-19 साल के अभी अभी जो लड़के मेजर हुए हैं, उनको नहीं पता लॉ के बारे में कि क्या लॉ है क्या नहीं है। वो बोल देते हैं आउट ऑफ इमोशन या आउट ऑफ लव कि भाई हम तो शादी करेंगे कभी और सोचेंगे हम शादी के बारे में। लड़का कमिट कर देता है, अब वो चैट रह गई लड़की के पास, अब लड़के ने लड़की को छोड़ा और देखो अब कैसे FIR आती है आपके अगेंस्ट में, राइट। तो ये आई थिंक लड़कों को भी, जो बच्चे हैं 18-19 साल के, 20 साल के, कॉलेज गोइंग जो लड़के हैं, उनको अवेयर करना बहुत ज़रूरी है कि ये लॉ है। गलती से भी ये मत बोलो कि शादी करूँगा अगर आपकी इंटेंशन नहीं है। तो अगर आपने कहीं गलती से बोल दिया है और वो रिकॉर्ड पे आ गया और केस हो गया, तो आप फंसोगे। आप यहाँ से तभी निकल सकते हो जब आपने कभी कमिटी ना किया हो। तो लड़की कभी प्रूव ही नहीं कर पाएगी कि शादी का वादा था, तो आप बच जाओगे। ओके, एक सवाल और है, जैसे आपने कहा लिव इन में अगर बहुत लंबे टाइम से रह रहे हैं, 8-10 साल से रह रहे हैं, तो वो किसी मैरिज एक्ट में तो आएगा नहीं, फिर मानेंगी कैसे उसको कि ये शादी हो गई, या फिर वो कैसे क्लेम कर सकती है? देखिए, ये सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट आई है कि अगर एक रीजनेबल टाइम तक पार्टी लिव इन में साथ रह रही है, वो रीजनेबल टाइम कुछ कोर्ट नहीं किया, वो हो सकता है 7 साल 8 साल 10 साल, एक रीजनेबल टाइम, मतलब वो रीजनेबल टाइम का कोई लिमिटेशन नहीं है उसकी कि इतने टाइम में हम मान लेंगे। लेकिन जो हमने एक्सपीरियंस से मैं आपको बता रही हूँ जो देखा है, 7 से 10 साल तक का जो टाइम पीरियड होता है वो एक रीजनेबल टाइम पीरियड होता है कि अगर इतने टाइम से पार्टी एक ही छत के नीचे रह रही हैं, लिव इन में रह रही हैं, तो उसको वो मान लेंगे कि सिमिलर टू मैरिज ही है। तो इस केस में अगर लड़की मेंटेनेंस मांग सकती है, अगर लड़की के ऊपर कोई किसी भी तरह की क्रूअलिटी है, हैरेसमेंट हुई है, तो लड़की डोमेस्टिक वायलेंस का केस भी फाइल कर सकती है इस केस में, और लड़के के पास कोई राइट नहीं है। ओके, एक क्वेश्चन और मेरा था, जैसे आजकल हम देख रहे हैं दिल्ली में लड़के आते हैं या एकदम से बड़े शहरों में जाते हैं जॉब करने, और उसके बाद फिर वो किसी के साथ रिलेशन में आते हैं, फिजिकल रिलेशन में भी आते हैं, उसके बाद सपोज़ करिए लड़की प्रेग्नेंट हो जाती है, फिर उनकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ वो एबॉर्शन भी करा लेते हैं। इन सारी चीज़ों में दोनों की सहमति से होता है, तो इसमें कोई केस या कुछ भी? तो डेफिनेटली बन सकता है, चाहे वो म्यूचुअली हुआ हो या कैसे भी हो। अगर लड़की ने एलिगेशन लगा दिया है कि मेरे साथ रेप किया है या मेरे साथ क्राइम किया है या झूठी शादी का वादा किया है मेरे साथ, उसके बेसिस पे इसने मेरे साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाए हैं, तो केस बन जाएगा। तो आप ये नहीं कह सकते कि म्यूचुअली, ये तो बात की बातें हैं
कि म्यूचुअली हुआ है, वो तो लड़के को एविडेंस शो करना पड़ेगा कि भाई म्यूचुअली था सब कुछ। ये डिफेंस आएगा लड़के का, लेकिन केस बन जाएगा। मैं वही बता रही हूँ कि एफआईआर हो जाएगी, जेल जाने तक की नौबत आ सकती है, वेरी गुड चांसेस कि जेल जाना ही पड़ेगा। कम से कम जब तक चार्जशीट नहीं आ रही 90 दिन तक, तब तक तो जेल में रहना ही पड़ेगा। ऐसे केसेस में बेल भी इजीली नहीं और होती अगर है। लड़की कंप्लेन नहीं करती है, दोनों के म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है और कंप्लेन नहीं करते हैं और म्यूचुअल डिसीजन होता है कि हम अबॉर्शन कराएंगे और अबॉर्शन हो जाता है, वो क्लिनिक्स हैं जैसे भी हैं, तो उस पर कोई प्रॉब्लम नहीं है? उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, जब तक लड़की को कोई Valid है प्रॉब्लम, वो? हाँ वो वैलिड है। एबॉर्शन भी वैलिड है, इंडिया में एबॉर्शन लीगल है। आप एक सर्टेन वीक्स तक एबॉर्शन आप करा सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप एक बार कराओ, 2 बार कराओ, वो लड़की की पर्सनल चॉइस है। और अगर लड़की को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है तो देन देयर इज़ नो केस, देन देयर इज़ नो ऑब्जेक्शन, क्योंकि एबॉर्शन इज़ लीगल इन इंडिया, तो आप करा सकते हैं। बट हाँ, ये है कि अगर लड़की ने कंप्लेंट रेज कर दी तो लड़का फंस जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और मेरा, आप जो आजकल रेंट एग्रीमेंट बनते हैं ना, जिसको लोग बहुत हल्के में लेते हैं और बाहर से आकर के, छोटे छोटे शहरों से आकर के दिल्ली में रेंट पर रहते हैं, यहाँ जॉब करते हैं, वो रेंट एग्रीमेंट जो कभी कभी तो मैंने तो देखा है, मैंने खुद फेस किया उसको, 3-3 4-4 पन्नों का एग्रीमेंट होता है और उसमें ऐसे ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिस पर साइन कराए जाते हैं, जब हम सोचते हैं तो लगता है कि ये तो अगर कुछ गलती से भी इसमें हमने कर दिया तो फिर बड़ा हर्जाना भुगतना पड़ेगा। रेंट एग्रीमेंट को लेकर के क्या क्या ध्यान रखना चाहिए लोगों को? देखिए, रेंट एग्रीमेंट को लेके खासकर जो टेनेंट्स हैं, जो किराएदार हैं, उनको थोड़ा सा एक्स्ट्रा कॉशियस होना पड़ेगा। क्योंकि टेनेंट्स क्या करते हैं कि जो भी एक लैंडलॉर्ड रेंट एग्रीमेंट लेके आया वही साइन कर दिया, ना उसको पढ़ा, ना उसमें अपने क्लॉजेस लिखवाए, ना उसको रिव्यू करवाया, ना कुछ ऐड करवाया। हाँ भाई, जो लैंडलॉर्ड ने बोल दिया क्योंकि चाहिए फटाफट से कुछ रहने के लिए, फटाफट साइन कर दिया। लेकिन ये चीज़ बाद में प्रॉब्लम आती है जब डिस्प्यूट आता है। तो टेनेंट को खासकर ये ध्यान रखना है कि वो ऐसे कैसे क्लॉजेस डलवाएं, जैसे कि पीसफुल पोजेशन का क्लॉज डलवाएं कि लैंडलॉर्ड पीसफुली हमें रहने देगा। जहाँ पे भी अगर आपने पीसफुली नहीं रहने दिया तो कॉम्पेंसेशन आप दोगे, इस तरह के क्लॉजेस। दूसरा, रिस्ट्रिक्शंस। आप कितना भी रेंट एग्रीमेंट देखो, कभी भी ये नहीं लिखा होता रेंट एग्रीमेंट में कि क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं और क्या क्या अलाउड है। तो आपने क्या कर दिया, ओपन छोड़ दिया। जब आप एक अग्रीमेंट ओपन छोड़ दोगे तो डिस्प्यूट तो आना ही आना है, वो तो नेचुरल है। तो स्पेसिफिकली आप लिखवाइए, फॉर एग्जांपल डॉग्स अलाउड हैं, पेट्स अलाउड हैं, रात को 11-12 बजे के बाद लैंडलॉर्ड आ सकता है, एंट्री कर सकता है या नहीं कर सकता, अल्कोहल अलाउड है, गेस्ट अलाउड हैं या नहीं अलाउड हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं जो मेजरली प्रॉब्लम आती है, आप ये चीज़ें लिखवाइए रेंट एग्रीमेंट में कि ये सारी चीज़ें अलाउड हैं और ये सारी चीज़ें नहीं अलाउड हैं, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि भाई ये देखो अलाउड है तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, अलाउड है। और जहाँ रिस्ट्रिक्शंस है वहाँ आपके लिए क्लैरिटी मिलेगी आपको, एक टेनेंट को, कि भाई क्या क्या मेरे लिए अलाउड है और क्या क्या नहीं अलाउड है। ये सारी चीज़ें लिखवाना बहुत ज़रूरी है। रेंट हाइक कब कर सकते हैं, कितने टाइम में कर सकते हैं और कितना रेंट हाइक कर सकते हैं। क्योंकि लैंडलॉर्ड क्या है कि कल को भाई बोले कि भाई मैं तो 30% रेंट हाइक करूँगा, ऐसा कोई लॉ ही नहीं है। मेंशन होना 30% चाहिए उसमें, मेंशन कराइए आप स्पेसिफिकली कि आप इतने टाइम में इतना हाइक कर सकते हैं और मैक्सिमम इतना ही हाइक होगा, चाहे जितने टाइम भी ये पोजीशन में रहे, इससे ज़्यादा आप हाइक नहीं करेंगे। ये सारी चीज़ें जो है वो टेनेंट मिस कर देता है, तो ऑब्वियसली प्रॉब्लम आनी ही आनी है। तो टेनेंट को थोड़ा सा ओवर स्मार्ट बनना पड़ेगा कि एग्जैक्टली वो अग्रीमेंट साइन ना करें जो कि लैंडलॉर्ड आपके पास लेके आया है। उसको आप रिव्यू कराइए, उसमें अपने सारे क्लॉजेस ऐड कराइए, उसके बाद आप साइन करिए। तो जो भी दर्शक हमारे किराएदार हों वो ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखें। और ये बहुत केसेस चल रहे हैं आजकल। एम्प्लॉयमेंट बॉन्ड को लेकर के एक बात और कर लेते हैं, अभी अभी हाल में चर्चा चली है इसकी, उसको लेकर के क्या कोर्ट का क्या जजमेंट आया है? जी, तो पहले देखिए सिनारियो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था। पहले जो बंधुआ मजदूरी, बॉन्डेड लेबर, ये बहुत ही क्लियर था कि भाई बैन है, बॉन्डेड लेबर नहीं हो सकता। लेकिन उसके बाद भी जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉई इश्यूज़ है वो काफ़ी चले, काफ़ी कन्फ्यूजन्स हुई। कई लोग कहते थे कि एम्प्लॉयमेंट बॉन्ड जो है वो वैलिड है, कई लोग बोलते हैं एम्प्लॉयमेंट बॉन्ड इनवैलिड है, कई लोग बोलते हैं कि जो एम्प्लॉयमेंट बॉन्ड है वो सेक्शन 27 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को वायलेट करता है, इसलिए भाई वैलिड नहीं हो सकता। अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई किया है कि एम्प्लॉयमेंट बॉन्ड वैलिड है, लेकिन वो वैलिड तभी होगा अगर एम्प्लॉयमेंट बॉन्ड रीजनेबल होगा, वन साइडेड नहीं होगा और फेयर होगा। तो
अगर कोई भी एम्प्लॉयर है, उसने मान लीजिए किसी एम्प्लॉय को बोला कि भाई 3 साल तक आप यहीं जॉब करोगे, आप रिज़ाइन नहीं कर सकते, तो वो वैलिड होगा। अगर एम्प्लॉय ने 3 साल से पहले रिज़ाइन कर दिया तो एम्प्लॉय को डैमेजेस देने पड़ेंगे। लेकिन अगर वो एम्प्लॉयमेंट बॉन्ड पूरा इस तरह से ड्राफ्टेड है कि वो पूरा ही वन साइडेड है और एम्प्लॉय का तो कोई कुछ छोड़ा ही नहीं है, sign मतलब करवा हाँ, लेती है उन पे। एग्जैक्टली, एम्प्लॉय का तो कोई राइट ही नहीं छोड़ा है उसमें, और पूरा ही अनफेयर डॉक्यूमेंट है, पूरा वन साइड है और रीजनेबल ही नहीं लगता कोर्ट को। उस केस में कोर्ट के पास पावर है कि वो एम्प्लॉयमेंट बॉन्ड को कैंसिल कर दे। लेकिन अदरवाइज एम्प्लॉयमेंट बॉन्ड अब वैलिड तो है। इसके लिए जाना पड़ेगा एम्प्लॉय को, 100% कोर्ट तक जाना पड़ेगा। 100%, क्योंकि देखिए अगर आपने ब्रीच कर दिया, फॉर एग्जांपल 3 साल का कमिटमेंट पीरियड है, आपने 3 साल से पहले जॉब छोड़ दी अपनी, तो एम्प्लॉयर तो जाएगा कोर्ट में कि भाई डैमेजेस दो, आपने तो ब्रीच कर दिया अग्रीमेंट। तो एम्प्लॉय को तो नेचुरली आना ही पड़ेगा ये बताने के लिए कि भाई रीजनेबल है, रीजनेबल नहीं है, उसके बाद कोर्ट डिसाइड करेगी। बट अदरवाइज अब ओवरऑल एम्प्लॉयमेंट बहुत सी बॉन्ड इज कंपनीज वैलिड। में बॉन्ड नहीं होता है, तो क्या कोई मिनिमम क्राइटेरिया है कि वो जॉब सिक्योरिटी के नाम पे कि नहीं इतने टाइम तो वो एम्प्लॉय रहेगा ही इस कंपनी? नहीं, ऐसा कोई मिनिमम क्राइटेरिया नहीं होता। वो नहीं, अपने एम्प्लॉय की साइड से उसकी जॉब सिक्योरिटी के लिए, अगर उसने कंपनी ज्वाइन की है तो उसकी जॉब सिक्योरिटी के लिए कुछ टाइम पीरियड है? नहीं होगा, निकाल नहीं सकती उससे पहले। ऐसा कोई भी लॉ नहीं है कि एम्प्लॉय को एक पर्टिकुलर सिक्योरिटी टाइम दिया जाए, और ये कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है। कंपनी की अपनी पॉलिसीज़ हैं, ये प्राइवेट पॉलिसीज़ हैं। अदरवाइज गवर्नमेंट जॉब्स में भी ये ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं होता कि जॉब सिक्योरिटी आपको मिलेगी ही मिलेगी। एक हाँ, रिटायरमेंट की एज ज़रूर होती है कि भाई इस एज तक आप कर सकते हो, लेकिन जॉब सिक्योरिटी तो कहीं पे भी नहीं है। अच्छा, करके एक क्वेश्चन और, जैसे प्राइवेट कंपनीज को लेकर के जो एम्प्लॉयज़ हैं, जैसे कंपनी ने एक डेट कमिट की, इस डेट को हम सैलरी रिलीज़ करते हैं, उस डेट पर अगर सैलरी रिलीज़ नहीं होती है तो क्या एम्प्लॉय कोई एक्शन ले सकता है कंपनी के खिलाफ? और जैसे पीएफ होता है, प्रोविडेंट फंड को लेकर के कंपनी अगर जमा नहीं कर रही है उसके अकाउंट में, तो क्या एम्प्लॉय कोई लीगल एक्शन ले सकता है कंपनी के खिलाफ? देखिए, अगर आपको सैलरी लेट मिल रही है या डिलेड सैलरी की प्रॉब्लम आ रही है, तो डेफिनेटली आप कंपनी की मैनेजमेंट में ज़रूर कंप्लेंट कर सकते हो, बट इसके लिए कोई केस नहीं बनता है अंटिल आपको सैलरी मिल रही है। क्योंकि ऐसा गवर्नमेंट के साथ भी बहुत बार हो जाता है कि सैलरी डिले हो जाती है। कभी कभी गवर्नमेंट जॉब्स में भी आप देखोगे कि एरियर्स हो जाते हैं, सैलरी नहीं दे पाते, लेकिन अगर गवर्नमेंट सैलरी दे देती है तो उसके लिए कोई केस नहीं बनता। ये बहुत ही नॉर्मल लॉजिक सा सीन है। अगर फॉर एग्जांपल पैसे लिए हुए हैं, पैसे मिल गए हैं मुझे, चाहे वो 10 दिन लेट मिले हैं, लेकिन अगर मिल गए हैं तो देयर इज़ नो केस। अगर नहीं मिल रहे हैं, अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम या इश्यूज़ आ रही हैं कि आपकी सैलरी पेंडिंग है बहुत टाइम से और आप काम करे जा रहे हो, देन आप या तो लेबर कोर्ट में जाके अपना केस फाइल कर सकते हो या फिर आप सिविल रिकवरी भी फाइल कर सकते हो। सेम ग्रेचुइटी पीएफ के लिए भी एप्लीकेबल है। अगर आपकी ग्रेचुइटी आपको नहीं मिल रही, अगर आपका पीएफ आपको रिलीज़ नहीं हो रहा, तो आप या तो लेबर कोर्ट जा सकते हो या फिर आप डायरेक्टली सिविल कोर्ट में आ सकते हो और आपको सिविल रिकवरी फाइल करनी है। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो एम्प्लॉयज़ को नहीं पता होती कि जिस दिन से आपकी क्लेम पेंडिंग है, उस दिन से 3 साल के अंदर ही आप क्लेम कर सकते हो लिमिटेशन एक्ट के हिसाब से। अगर आपने 3 साल तक कोई क्लेम ही नहीं मांगा तो वो आप फिर मांग ही नहीं सकते। तो जो भी आपको एक्शन लेना है वो 3 साल के अंदर अंदर लेना है किसी भी सिविल केस में। ठीक है, एक आखिरी सवाल आऊँगा, साइबर क्राइम और एआई क्राइम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्राइम को लेकर के बहुत चर्चा, किसी की भी फ़ोटोज़ बना दी जाती है, वीडियोज़ बना दिए जाते हैं एआई के थ्रू। बहुत लोग एआई को सहारा भी लेते हैं बचने के लिए, कि वो कह देते हैं नहीं ये तो हमारा, पॉलिटिशियंस तो खासतौर पर ऐसा ही करते हैं कि ये सहारा ले लेते हैं, नहीं एआई था। हालिया के केस अगर हम देखें तो मनोहर धाकड़ जैसे कई केसेस ऐसे वायरल हुए जो लोगों ने देखा और उसके बाद जब स्टेटमेंट उनकी तरफ से आया तो ये कहा गया कि ये तो मेरी आवाज़ ही नहीं थी या मेरा पिक्चर ही नहीं थी, ये तो एआई जनरेटेड था। इसको लेकर के क्या कानून में प्रावधान है, और साइबर क्राइम पे भी बात करेंगे। जी देखिए, एआई भी एक साइबर क्राइम का पार्ट ही है, क्योंकि अभी जो हमारी कंट्री में जिस हिसाब से लॉज हैं वो आईटी एक्ट ही है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, जहाँ पे जितने भी इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स हैं, सोशल मीडिया हो, एआई हो, चैट जीपीटी हो, XYZ, वो सारे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में ही कवर होते हैं। तो अभी फ़िलहाल तो यही एक्ट है हमारे पास जिस पे हमें आगे जाना है। हालांकि इस एक्ट में बहुत सारे ब्लूप होल्स हैं, क्योंकि जब ये एक्ट बनाया गया था तो उस टाइम पे ना तो एआई था, उस टाइम पे इतनी ज़्यादा जो है वो एडिटिंग नहीं हो रही थी उस टाइम पे। बट आज के टाइम को अगर आप कंपेयर करोगे तो जिस आपका पूरा क्लोन बना देंगे वो 1 मिनट के अंदर। दूसरा, बहुत सारे ऐसे वीडियोस भी
आ रहे हैं कि ब्लैकमेल करते हैं, थ्रेट करते हैं। जैसे लड़कियां हैं, वो वीडियो कॉल पे आई और एकदम से वो पूरी न्यूड हो बिल्कुल। गई और वो वीडियो बन गई एकदम से, और लड़के को फंसा के आप उसको ब्लैकमेल कर रहे हो कि भाई पैसे दो। ये सारी चीज़ें एक साइबर क्राइम में ही आती हैं। देखिए, साइबर क्राइम में अब हर डिस्ट्रिक्ट में एक अलग से साइबर क्राइम का पुलिस स्टेशन है। अभी इतनी टेक्नोलॉजी तो है कि अगर आपकी कोई वीडियो वायरल हो गई है या आपका कोई वीडियो में आपका क्लोन बना दिया है या आपके साथ किसी भी तरह का साइबर क्राइम हो गया है, तो एटलीस्ट वो वीडियोस, फोटोज़ वो रिमूव की जा सकती हैं सोशल मीडिया से। तो अगर आप कंप्लेन करेंगे तो पुलिस वाले आपकी हेल्प करेंगे, वो सर्वर से रिमूव हो जाएगी। या फिर आप डायरेक्टली हाई कोर्ट में भी रिट फाइल कर सकते हैं या केस इंजंक्शन का केस फाइल कर सकते हैं कि भाई मुझे स्टे चाहिए, इस वीडियो को आगे फैलने से मुझे रोकना है। क्या ये पॉसिबल है? ये पॉसिबल है, ये बहुत सारी, और ये हुई भी हैं। बहुत सारी न्यूड वीडियोज़ आई हैं। अगर मैं नाम लूँ, अपने अंजलि अरोड़ा एक है इन्फ्लुएंसर, उनकी अभी बीच में एक पॉर्न जो है वो वायरल हुई। उन्होंने वो पॉर्न हटवाई, कोर्ट से हटवाई, पुलिस स्टेशन की हेल्प लेके हटवाई। कुल्हड़ पिज़्ज़ा वाला जो था पॉर्न, वो बहुत फेमस हुआ, उन्होंने वो हटवाया अपने सर्वर से, वो सारी चीज़ें हटवाई। तो पॉसिबल है। तो अगर वायरल भी हो जाती है तो वो सर्वर से हट जाती है, बट आपको कंप्लेन करनी पड़ेगी उसके लिए। बट मिलियंस ऑफ यूजर्स हैं, अलग अलग सोशल मीडिया अकाउंट्स पर शेयर कर देते हैं, सबसे हटवाना कैसे पॉसिबल है? देखिए, मैक्सिमम सर्वर्स अगर आपके पास हैं, जैसे सबसे ज़्यादा यूज़ होता है इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर, मैक्सिमम जो सर्वर्स हैं जहाँ पे वो अपलोड हुई है, या फिर एक पर्टिकुलर पॉर्न साइट, या वहाँ से हटवाना, अगर आपको डिटेल लिस्ट पता है तो वहाँ से तो आप हट ही जाएगी फॉर श्योर। साथ में ये भी नोटिस हो जाता है कि कोई और साइट भी से नहीं चलाएगी। अगर किसी और साइट पे वो पकड़ी गई तो उस साइट पे भी केस हो सकता है। वो साइट फिर या तो फाइन देगी या वो जेल भी जा सकते हैं। तो ये प्रोविजंस हैं साइबर क्राइम के, लेकिन कोई फिर अपने फ़ोन में रखे तो वो भी दोषी है? हाँ जी, अगर फ़ोन में लेकिन वो पकड़ना, आप पकड़ोगे कैसे? वो फ़ोन पे रखना दोषी है, लेकिन अगर आपने पकड़ लिया तो, अगर आप उसको पकड़ ही नहीं पाए कभी, तो फिर वो पॉसिबल नहीं है। और ऐसे केसेस बहुत कम होते हैं कि किसी के फ़ोन में आपने देख लिया। सेकेंडली, आप डेफेमेशन का केस भी फाइल कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, अगर ये मीडिया पे भी बात लागू होती है, क्योंकि मीडिया भी बहुत सारी वीडियोस ऐसे चला देती हैं जो उन्हें नहीं चलानी चाहिए। तो जो मतलब जो विक्टिम होता है वो मीडिया पे भी केस फाइल कर सकता है मानहानि का, कि आपने मेरी वीडियो चलाई है बिना मेरे परमिशन के और इससे मैं डिफेम हुआ हूँ, मेरी सोसाइटी में जो है वो डेफेमेशन हुआ है, तो मीडिया मुझे पे करे कॉम्पनसेशन। तो चाहे वो मीडिया हो या और कोई सोशल मीडिया सर्वर हो या अकाउंट हो, अगर कोर्ट से बैन हो गया तो आप उसे नहीं चला सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हैं साइबर क्राइम में। काफ़ी सारे टेक्नोलॉजीज अभी अवेलेबल हैं जिससे थोड़ा बहुत काम चल जाता है, लेकिन अब प्रो लेवल का, जैसे AI एंड ऑल, AI का भी मैं आपको बता देती हूँ कि जब कोई एडिटेड वीडियो वायरल होती है, जैसे AI से कुछ बना के कुछ वायरल हुआ, तो फॉरेंसिक जो है वो एग्जामिनेशन हो सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर आवाज़ क्लोन कर ली तो वॉइस सैम्पलिंग लेके वो लैब में जाके मैच हो सकता है कि ये क्लोन है या नहीं है, या ये वॉइस सैम्पल वेरीफाइड है या नहीं है। तो ये चीज़ हो सकती है। एक फॉरेंसिक जो होता है वो अलग से एक चलता है। तो वीडियोस का भी सेम है, अगर कोई पर्सन क्लोन हो गया है तो वो फॉरेंसिक हो जाएगी, उस पर्सन की इमेज से वो देख लेंगे फॉरेंसिक्स वाले कि भाई ये क्लोन है या नहीं है, या ये AI यूज्ड है या नहीं है। तो ये सारी चीज़ें प्रूव तो हो जाती हैं एट वन पॉइंट ऑफ टाइम कि ये कौन सी जेन्युइन है, कौन सी जेन्युइन नहीं है। बट हाँ, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। बट इस चीज़ को रोकने के लिए जो लॉज अभी चाहिए वो आई थिंक थोड़े लूप होल्स हैं। ठीक है। एक कनिका, जैसे मनोहर धाकड़ का केस का जिक्र कर रहा था मैं, उनका वीडियो वायरल होता है, उसके बाद तमाम जगह चलता है, फिर उसके बाद कोई एक्शन, मतलब इन केसेस में क्या कोई एक्शन हो सकता है? मैं ये जानना चाह रहा हूँ। देखिए, एक्शन हो सकता है, लेकिन वो एक्शन तब होगा जब हमें पता चलेगा कि ये किसने किया। बहुत सारे केसेस में ये पता ही नहीं चलता कि चेन क्या है, क्योंकि कोई दुबई के सर्वर से या सिंगापुर का VPN लगा के या दुबई का VPN लगा के, US का VPN लगा के अगर इंडिया में बैठ के कुछ कर रहा है तो वो सर्वर तो वहीं का कैच होगा, वो हमारा सर्वर तो कभी पता ही नहीं चल पाएगा। दूसरा, चेन होती है बहुत सारी, चेन ऑफ जैसे आपने तो मनोहर जी के केस की बात की, लेकिन मैं अदरवाइज बात करती हूँ। जैसे आजकल जो कॉल सेंटर का जो चल रहा है बहुत ज़्यादा, आपने देखा नोएडा में भी बहुत सारे कॉल सेंटर्स पकड़े गए। अब इनकी चेन होती है, ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स है। अब कोई बंदा दुबई में बैठ के ऑपरेट कर रहा है, आप उसको पकड़ ही नहीं सकते कभी। तो ये कोई लॉ भी नहीं है हमारे लिए, जो कंट्री के बाहर का जो चीज़ें होती हैं, तो वो तभी पॉसिबल है पनिशमेंट, अगर वो बंदा पकड़ा गया और हमें पता चल जाए कि यही
इंसान है जो इन सब के पीछे है, तब तो सज़ा हो सकती है। लेकिन बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिसमें पता ही नहीं चलता कि ये है कौन, तो हम लोग सिर्फ बैन कर सकते हैं उस केसेस में, और बैन हो जाते हैं। लेकिन जब हमें पता ही नहीं कि किया किसने है, तो फिर आई थिंक हम कोई सज़ा नहीं दे सकते। तो टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा रोल है, मतलब लॉ से ज़्यादा आई थिंक यहाँ पे टेक्नोलॉजी का रोल है। तो आपको लग रहा है कि हमारे जो कानून है, जो धाराएं, वो अभी भी उतनी टेक्नोलॉजी के साथ मैच हो नहीं पा रही है? राइट, मुझे बिल्कुल लगता है और कि कोर्ट ने भी laws कई तो बार है। बोला है, सुप्रीम कोर्ट ने कई बार बोला है, एआई को लेकर के बहुत टेंशन भी जताई है। एग्जैक्टली, क्योंकि लॉज तो हैं, लॉज हैं, ऐसा नहीं है कि आप कोई भी क्राइम एक उठा लो, उसका लॉ है हमारे देश में, बट टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम उसको पकड़ पाएँ। जो एक्चुअली में जो एक्यूज्ड है, हमारे पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम उसको पकड़ पाएँ। बहुत टाइम तक तो व्हाट्सएप चैट्स और ये कोर्ट में वैलिड ही नहीं होती थी। एग्जैक्टली, व्हाट्सएप चैट के लिए भी पूरा, अगर इनफैक्ट आज भी अगर आपको व्हाट्सएप चैट कोर्ट में जेन्युइन प्रूफ करनी है, तो उसके लिए आपको फॉरेंसिक का जाना पड़ेगा। फॉरेंसिक के चैनल से आपको ओरिजिनल डिवाइस कोर्ट में लानी पड़ेगी। वो देखेंगे कि ओरिजिनली यही फ़ोन है जिस पे ये स्क्रीनशॉट लिया गया है, या किसी और, क्योंकि स्क्रीनशॉट शेयर हो के भी आते हैं, तो वो सारी डिवाइस भी दिखानी पड़ेंगी हमें कि कौन कितनी बार शेयर हुआ है, कोई एडिटेड नहीं है उसमें, क्योंकि एडिटिंग इज़ वेरी इजी आज के टाइम पे, तो एडिटेड है या नहीं है। तो ये सारा इस चैट को प्रूव करने के लिए भी एक पूरा प्रोसीजर है फॉरेंसिक्स का। तो कोर्ट्स नीड टू अपडेट, अभी अपडेट होना बाकी है आई मुझे थिंक लग रहा है। कोर्ट तो अपडेट होगा, बट टेक्नोलॉजी आपको अपडेट करना, जो पुलिस ऑफिसर्स के पास जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत आउटडेटेड है। वो टेक्नोलॉजी, वो पुलिस, और इसीलिए पेंडेंसी बढ़ती जाती है। पेंडेंसी बढ़ती जाती है। पुलिस वाले ढूंढ ही नहीं पाते, टेक्नोलॉजी ही नहीं है उनके पास, वो ढूंढ ही नहीं पाते कि एक्चुअली में एक्यूज्ड है कौन। और जब तक आप कोर्ट के सामने एक्यूज नहीं लाओगे, तो कोर्ट सिर्फ बैन ही कर सकता है जो वीडियोस वायरल हुई है या जो चीज़ें हुई हैं। कोर्ट ये तो नहीं कर सकता कि एक्यूज्ड को बना तो नहीं सकता रातों रात, तो ये तो पुलिस वालों का काम है कि एक्यूज्ड को कोर्ट तक लेके आएँ। अब पुलिस वालों के पास टेक्नोलॉजी नहीं है, उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं है, उनको, आधे पुलिस वालों को ये चैट जीपीटी यूज़ करना नहीं आता हमारे देश में। आधे पुलिस वालों को आप हवलदारों को खड़ा कर दो, उन्हें ये नहीं पता एआई का फुल फॉर्म क्या है। तो ये अपडेट करना बहुत ज़रूरी है, यहाँ आई थिंक हम लैग कर रहे हैं अभी। ठीक है कनिका, आपकी थोड़ा सा पर्सनल मैं पूछ लूँ, क्योंकि नए नए बच्चे आते हैं तो उन्हें बहुत लगता है आप सुप्रीम कोर्ट में जिस तरीके से जाते हैं, तो पहले केस के बारे में कुछ आपको याद है? पहला केस कब आपने लड़ा था, कब मिला था? जी बिल्कुल। और उससे पहले मैं जाऊँगा, जो एजुकेशन हुई है आपकी, वो कैसे हुई, कहाँ से हुई? देखिए, मैंने लॉ किया है लॉयड्स लॉ कॉलेज से, और फिर मैंने मास्टर्स की एमिटी से। उसके बाद मैंने जूनियरशिप की कुछ टाइम, एंड उसके बाद मैं बहुत श्योर थी कि मेरे को लिटिगेशन में ही जाना है। आई वाज श्योर कि मुझे कॉर्पोरेट में नहीं जाना या किसी और फील्ड में नहीं जाना। तो ना मैंने कॉर्पोरेट ट्राई किया, ना मैंने जुडिशरी ट्राई की। मैं रीज़न उसका भौकाल सा है जो लॉयर्स का होता है? एक्चुअली भोकाल नहीं, बट एक पैशन था लिटिगेशन के लिए। मुझे पता था कि मैं फील्ड, देखिए मैं पढ़ाई में, बैकग्राउंड क्या है आपका? देखिए मेरे फादर भी लॉयर है, उन्होंने भी लॉ किया हुआ है, बट वो प्रैक्टिसिंग लॉयर नहीं है। और तो फिर मेरी, आप फर्स्ट जनरेशन क्यों बोल रही हो खुद को? क्योंकि मेरे पापा रजिस्टर्ड लॉयर नहीं है, मतलब इनरोल्ड नहीं है मेरे पापा। मेरे पापा जैसे अग्रीमेंट्स या कंपनीज के पैनल पे इस तरह से, मतलब प्योरली कॉर्पोरेट साइड, उनका लिटिगेशन से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। कॉर्पोरेट लॉयर भी नहीं है वो, एक्चुअली बस अग्रीमेंट्स ड्राफ्टिंग एक तरह से, क्योंकि एक लॉयर और एक एडवोकेट में डिफरेंस होता है। लॉयर वो होता है कि लॉ कर ली तो लॉयर, बट एडवोकेट वो होता है जो कि बार में रजिस्टर्ड होता है, जो प्रैक्टिस करता है। तो लॉयर कह सकते हो आप, बट नॉट अ प्रैक्टिसिंग लॉयर। और मेरी मदर एक गवर्नमेंट टीचर है, तो इस बैकग्राउंड से मैं हूँ। एंड देखिए, मैं हमेशा से कहती हूँ कि लिटिगेशन सिर्फ वही कर सकता है और जिसको पैशन हो। क्योंकि अगर आप पैसे कमाने आ रहे हो ना स्टार्टिंग में, तो आपको पैसे नहीं मिलेंगे स्टार्टिंग में। मतलब आप स्टार्टिंग के 5 साल तो भूल जाओ कि आपको कुछ पैसे मिलने, बस इतना मिल जाएगा कि गाड़ी चल जाएगी, बस भूखे नहीं मरोगे। लेकिन हाँ, ये है कि अगर आप सोच रहे हो कि आपके पास बंगला, गाड़ी, मर्सिडीज, ये सब, ऐसा कुछ नहीं होने वाला इनिशियली। वो बहुत धीरे धीरे लाइफ में आता है। तो एक इंसान अगर, क्योंकि कॉर्पोरेट में बहुत पैसा है, तो अगर आप मनी माइंडेड हो बहुत ज़्यादा, तो आपके लिए फील्ड नहीं है, आप क्विट कर दोगे। और बहुत सारी लड़कियां क्विट कर भी देती हैं, इनफैक्ट लड़के भी क्विट कर देते हैं। 3-4 साल जूनियरशिप की, उसके बाद चलो भाई कॉर्पोरेट चलो। लड़कियों के लिए चैलेंजिंग है क्या? लड़कियों के लिए चैलेंजिंग है 100%, इसमें कोई डाउट नहीं है। जैसे कैसे? बहुत चैलेंजिंग है, क्योंकि देखिए ये जो एक तो हमारी सोसाइटी मेल डोमिनेंट है ही, और ये प्रोफेशन तो उससे भी ज़्यादा मेल डोमिनेंट है। अब लेकिन चेंज है, इतना चेंज नहीं है, बट लकीली बहुत सारी लड़कियां हैं इस प्रोफेशन में आ रही हैं। आई एम वेरी ग्लैड, बट फिर भी बहुत सारे चैलेंजेस हैं। लड़कियों को बहुत बोल्ड होना पड़ेगा,
अगर वो इस प्रोफेशन में आ रही हैं तो। सेकेंडली, आप पुलिस वालों से कैसे डील कर सकते हो, ठीक है, आप किस तरह से आपकी डीलिंग कितनी स्ट्रांग है, क्योंकि यहाँ पे ये ऐसी चीज़ है जहाँ पे हर कोई आपको फंसाने के लिए रेडी बैठा हुआ है। ये एक ऐसा जंगल है जहाँ आप बस छूटे और आप फंसे। तो वो साइकोलॉजी भी आपको बहुत, माइंड भी आपको बहुत स्ट्रांग रखना पड़ेगा, आपको अदरवाइज भी बहुत बोल्ड होना पड़ेगा। तो और बहुत लोग आपको दबाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है हमारे प्रोफेशन में। बहुत लोग आपको दबाने की कोशिश करेंगे, लड़कियां इतना प्रेशर नहीं झेल पाती, मुझे लगता है एट वन पॉइंट ऑफ टाइम। ऐसा कोई प्रेशर झेला है आपने? बहुत प्रेशर झेला है और झेल भी रहे हैं, और आगे भी आई थिंक। जूनियर सीनियर एडवोकेट का क्या कॉन्सेप्ट है? देखिए, जूनियर सीनियर एडवोकेट का कोई ऐसे रिटन कंसेप्ट नहीं है, ये तो अपना नॉर्मल जैसे कंसेप्ट है, एक प्रथा चलती आ रही है। जो अभी काम सीख रहा है वो ऑब्वियसली जूनियर टैग कौन एडवोकेट देता है। है ये? ये टैग ये सेल्फ टैग है। अगर मैं 3 साल चाहूँ तो मैं 3 साल जूनियरशिप कर सकती हूँ, चौथे साल में एडवोकेट बन सकती हूँ। हाँ, सीनियर एडवोकेट सिर्फ वही होते हैं जो डेजिग्नेटेड होते हैं। सीनियर एडवोकेट डेजिग्नेटेड होते हैं, जो अपॉइंटेड होते हैं, वो तो कैटेगरी ही अलग है। बट अदरवाइज ऑल्सो जूनियर और सीनियर का कोई एज सच कंसेप्ट, ये सेल्फ मेड कंसेप्ट है, कोई रिटन कंसेप्ट नहीं है। ठीक है, पहले केस की बात कर रहे थे, आपका पहला केस कौन सा था? देखिए, मेरा पहला केस आई थिंक चेक बाउंस का केस था, और बड़ी मुश्किल से वो केस आया था। मैं सारे जितने भी यंग लॉयर्स हैं मैं उनको बोलना चाहती हूँ कि लिटिगेशन अगर आप करना चाहते हो तो स्टार्टिंग के सिर्फ 30 केस मुश्किल है। अगर आपने स्टार्टिंग के 30 केस ले लिए, उसके बाद आप कभी पीछे मुड़ के नहीं देखोगे। तो एक केस नहीं, एक केस से तो एक्चुअली केसेस तो सेटल भी जाते हैं। कोई केस ले लिया, 3 महीने बाद सेटल हो गया, उसमें आपकी प्रैक्टिस नहीं हुई। लेकिन 30 केस का मतलब है कि महीने में आपके कम से कम 25 दिन डेट लगी होगी। तो अगर आप पहले 30 केसेस ले सकते हो तो आप पीछे मुड़ के कभी नहीं देखोगे। सबसे मुश्किल जो है वो फर्स्ट 30 केसेस लेने होते हैं मेरे हिसाब से। ओके, तो उसमें आपने जीती हो, हारी हो? अब ये अगेन वेरी कॉमन क्वेश्चन जो लोग पूछते हैं, कभी जीतना हारना नहीं होता, इट्स ऑलवेज अबाउट सेटलमेंट। जीतना हारना तो तब है जब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जाओ आप। तो काफ़ी सारे केसेस तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ही सेटल हो जाते हैं, काफ़ी सारे केसेस तो पुलिस स्टेशन में ही सेटल करा देते हैं, वो तो कोर्ट तक भी नहीं पहुंचते। तो वकालत सिर्फ ये नहीं होता कि आपने कितने केसेस जीते या कितने केसेस हारे, क्योंकि जीतना और हारना तो सुप्रीम कोर्ट ही डिसाइड करेगा। अल्टीमेटली वहाँ तक तो केस जाते भी नहीं है। तो अच्छा एडवोकेट वो है जो मैक्सिमम केस सेटल करा दे। मैं फिर बोलती हूँ, सेटलमेंट इज़ द बेस्ट थिंग, क्योंकि अगर आप लड़ने पे आए तो आपकी पूरी ज़िंदगी निकल जाएगी कोर्ट में। ओके, जैसे हम फिल्मों और सीरीज में देखते हैं कि कभी कभी कोर्ट्स में ऐसा भी होता है कि किसी वकील को बहस करते हुए हंसी आ गई, कोई जैसे तल्ख टिप्पणियाँ हो जाती हाँ, है जजेस को लेकर के, बिल्कुल, कई बिल्कुल। वीडियोस वायरल होते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल ऐसा होता है। इनफैक्ट कभी कभी जजेस भी काफ़ी अच्छे मूड में होते हैं और काफ़ी जॉली मूड में होते हैं, तो वो भी एडवोकेट से काफ़ी हंसी मजाक कर लेते हैं। तो ऐसी चीज़ें होती हैं, डेफिनेटली होती हैं। और ये चीज़ें आई थिंक ना, मैं मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से बताती हूँ, सुबह सुबह ये चीज़ें नहीं होती, क्योंकि सुबह सुबह बहुत सीरियस होते हैं। जैसे ही लंच हुआ, लंच के बाद सब ढीले हो जाते हैं, फिर होती हैं सारी चीज़ें हंसी मजाक की। तो ये होता है, ये कॉमन है, ये सब चीज़ें होती हैं। ठीक है, जो नए बच्चे आ रहे हैं उनके लिए क्या कहना चाहोगे आप? क्योंकि अब एलएलबी ये बहुत कॉमन कल्चर हो गया है। राइट। आपको क्या वकील बनना है एलएलबी कर लो, और उसके राइट, बाद राइट। फिर मैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मुझे हमेशा लगती है, जो यंग स्टूडेंट्स अब आ रहे हैं, जो यंग वकील लॉयर्स बन रहे हैं, आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट से स्टार्ट मत करिए। मैंने देखा है आजकल लोग बहुत ब्रांड कॉन्शियस हैं, ईगोइस्टिक, कि भाई हमने लॉ कर लिया, अब तो हम सीधा सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करेंगे। अब वो सीधा कपिल सिब्बल लेकिन बनना हर चाहते हैं। छोटे शहर के बच्चे का सपना होता है कि हम सुप्रीम कोर्ट में जाकर के। लेकिन उसकी एक सीढ़ियाँ हैं, आप डायरेक्टली टॉप पे कैसे जा सकते हो? आप नहीं जा सकते। वो सपना पूरा करने के लिए आपको सीढ़ियाँ चढ़नी ज़रूरी हैं। क्योंकि आजकल जो बच्चे हैं वो सीधा चाहते हैं कि हम सीधा कपिल सिब्बल बन जाएं, या हम सीधा राम जेठमलानी बन जाएं, या हम सीधा 1 करोड़ 2 करोड़ 10 करोड़ में खेलेंगे, एक एक केस के हम 10-10 करोड़ रुपए लेंगे, सीधा सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। आप बहुत बुरी तरह गिरोगे नीचे, और ऐसा गिरोगे आप लिटिगेशन में दोबारा कभी झाँकोगे नहीं। आप स्टार्ट करो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से, जो तरीका है, बिकॉज इस प्रोफेशन में देयर इज़ नो शॉर्टकट। आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से स्टार्ट करो, 2-3 साल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में रहो, फिर आप 1-2 साल हाई कोर्ट में रहो, फिर आप जाओ सुप्रीम कोर्ट में और वहाँ अपनी प्रैक्टिस जमा लो।
तो 5 साल आप लेके चलो अपने हाथ में, अगर आपको लिटिगेशन में आना है और आपको एक सही डायरेक्शन में लॉयर बनना है, क्योंकि ये गलती मैं कर चुकी हूँ। मैंने इतनी बड़ी बड़ी टॉप फर्म्स में काम किया है, वहाँ मैं जाती थी और मैं फ़ाइल खोलती थी और मुझे समझ कुछ आता ही नहीं था। 6 महीने इंटर्नशिप करने के बाद मैं अपने आप को देख रही हूँ, करने का तुझे आता तो कुछ भी नहीं है अभी भी, तो व्हाट्स द पॉइंट कि मैं इतनी टॉप की लेवल की फर्म में काम कर रही हूँ जस्ट टू शो ऑफ दैट मैं यहाँ काम कर रही हूँ। मैंने वो फर्म छोड़ी सबसे पहले, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आई, एक मीडियोकर से सीनियर को पकड़ा कि काम सिखाओ, और मैंने क्लर्क से काम सीखा है। क्लर्क ने मुझे सिखाया कि फाइलिंग कैसे करते हैं। आज रियलिटी बता रही हूँ, सुप्रीम कोर्ट में ऐसे ऐसे यंग लॉयर्स हैं जिनको फाइल करना नहीं आता केस। तो आप जब आपको ग्राउंड रियलिटीज़ नहीं पता होती ना, तो आप केस उस जज्बे के साथ फाइट नहीं कर सकते। आपको वो चीज़ पता हो ही नहीं सकती जो चीज़ एक ग्राउंड लेवल से जो वकील आया उसको पता होंगी। तो स्टार्ट फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, देन गो टू हाई कोर्ट, देन आप आराम से सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस जमाइए जब आपको एक्सपीरियंस हो जाए। और अब आप डाइवोर्स के केसेस जैसे लड़ती हो तो लोगों को पता है, लड़कियों के लिए आमतौर पर ये शादी वादी में दिक्कत नहीं आती है। कोई लड़का सोचेगा यार ये तो डाइवोर्स के केसेस लड़ती है, इसको तो सब पता होगा और ये फर्जी में कहीं फंसा दिया, कल को कुछ हो गया, इसको सारे राइट्स पता अगर है। ऐसा माइंडसेट है तो बहुत गलत है ये माइंडसेट। अगर ऐसा माइंडसेट आज सोसाइटी लेके चल रही है तो मैं तो इसको अपोज करूंगी कि अरे भाई डर रहे हैं ये लड़के, जो आजकल माइंडसेट देख रहे हैं, न्यूज़ देख रहे हैं, तमाम चीज़ें देखते हैं तो डरते हैं। वो तो खैर अब जिन लड़कियों का केसेस है ये, वो लड़कियां तो वकील भी नहीं थी तब भी ये सारी चीज़ें हुई। और जो वो सोचेंगे जो वकील होगा वो क्या करेगा। एक्चुअली वकीलों को रियलिटी पता है कि कितने लंबे केस चलने हैं, तो हम लोग तो वैसे भी केस अवॉइड ही करते हैं, टू बी ऑनेस्ट। इससे ज़्यादा ऑनेस्ट में नहीं बोल सकती, इसलिए मैं कहती हूँ कि सेटल करो, सेटलमेंट कराओ, वो ज़्यादा बेटर है इंस्टेड ऑफ कि आप अपनी पूरी ज़िंदगी एक केस में लगा दो। तो अब वैसे अगर ऐसा माइंडसेट है सोसाइटी का तो इसे चेंज करो भाई, इट्स वेरी बैड। ठीक है थनिका, थैंक यू सो मच भारत एक्सप्रेस के साथ जुड़ने के लिए। तो अब कनिका ने तमाम काफ़ी सारी चीज़ें जो हमें कोर्ट से रिलेटेड, लीगल से रिलेटेड और कानून से रिलेटेड जो थी वो सारी चीज़ें बताई। जो नए बच्चे आना चाहते हैं उनके लिए भी अपनी गलतियों से सबक भी बताया और आगे किस तरीके से वो परफॉर्म करे उसको लेकर के भी बताया। इस पूरी पॉडकास्ट पर आपकी क्या राय है, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।